कैसा रहेगा आपके लिए 2024? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो जुड़े रहें हमारे साथ। इस वीडियो में बात करेंगे 1 जनवरी 2024 रात्रि 12 बजे जो ग्रहों की स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार सभी लग्न और सभी राशि पर क्या प्रभाव रहेगा पूरे वर्ष पर्यंत तक। तो उसको जानने के लिए वीडियो को अंतिम तक देखें, क्योंकि इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हर राशि और लग्न के अनुसार उपाय, और इसके अलावा उसका प्रभाव आपको कैसे मिलेगा। आइए शुरुआत करते हैं राशि मेष से। शुरुआत करते हैं हम गुरु से, क्योंकि गुरु लग्न में यानी कि फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। तो मेष लग्न या मेष राशि के लिए कहा गया है कि गुरु उनके भाग्यशाली ग्रह हैं, यानी कि 9वें घर के मालिक हैं। तो 9वें घर के मालिक अगर लग्न में विराजमान हो, केंद्र में विराजमान हो, तो निश्चित रूप से भाग्योदय होता है, किस्मत के द्वार खुलते हैं। परंतु गुरु अकेले वहां बैठे हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का, अपने मान सम्मान का। इसका मतलब यह हुआ कि कहीं भी किसी भी तरह से अपनी टांग अड़ाने की कोशिश ना करें, जबरदस्ती अपना ज्ञान दिखाने की कोशिश ना करें। अगर कोई पूछे तभी अपनी बात को रखें, अन्यथा मान सम्मान में कमी होने का योग होगा। इसके अलावा भाग्य में उन्नति के द्वार खुलेंगे, अनेक अवसर आपको प्राप्त होंगे जिससे कि आप आगे बढ़ सकें। अब इसी प्रकार जो दूसरे ग्रह हैं मेष लग्न और मेष राशि में, अभी चंद्रमा आपकी लग्न और राशि के अनुसार आपके 5वें घर में है। 5वां घर होता है विद्या, बुद्धि और संतान का, और चंद्रमा आपके 4थे घर के मालिक है, 4th हाउस के लॉर्ड है। तो 4थे घर के मालिक अगर 5वें घर में आ जाएं, और वैसे भी जो चंद्रमा है वो मित्र राशि के होके बैठे हुए हैं यहाँ पे। चंद्रमा तो वैसे सभी के लिए मित्र है, चंद्रमा का कोई शत्रु है ही नहीं, क्योंकि चंद्रमा का मतलब हमारे मन से होता है। तो मन जिस किसी भी घर में विराजमान है, चंद्रमा जिस किसी भी घर में विराजमान है, उससे संबंधित फल आएगा। अभी चंद्रमा अगर 5वें घर में है, तो जो लोग पढ़ाई में हैं, इस उम्र में हैं कि वो पढ़ रहे हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, या कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, या कंपटीशन में बैठे हैं, तो उनको अधिक मेहनत करने की जरूरत है। उनको एकाग्रता रखने की आवश्यकता है, एकाग्र रहने की जरूरत है, कंसंट्रेट करने की जरूरत है। जिस किसी भी सब्जेक्ट को कर रहे हैं, जिस किसी भी विषय पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, उसमें आपको अधिक से अधिक मेहनत करनी है। नहीं तो चंचलता रहेगी, अस्थिरता रहेगी, मन बेचैन रहेगा, उसको बदलने की कोशिश की जाएगी। अगर आप नहीं बदलेंगे तो निश्चित रूप से आपका भाग्य उदय होगा, निश्चित रूप से उस चीज में आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि 5वीं दृष्टि भी गुरु की आपके 5म स्थान पे है, यानी कि विद्या के स्थान पर है। और जो लोग विवाहित हैं, जिनका विवाह हो चुका है, उनको संतान प्राप्ति का योग बनेगा, क्योंकि 5वां घर संतान से भी संबंधित है। इसी प्रकार जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, ऐसे किसी भी कार्य से जुड़े हुए हैं जो शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टे से जुड़े हैं, उनमें उनको लाभ होने की अधिक संभावनाएं हैं, बशर्ते कि सोच समझ के आगे बढ़ा जाए। अभी 6ठे घर में बैठे हैं केतु। अब केतु अगर 6ठे घर में है, और 6ठा घर किस चीज से संबंधित है? 6ठा घर है रोग, कर्जा और शत्रु। तो आपको रोग से ग्रसित होना पड़ सकता है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। पेट की खराबी हो सकती है, पाचन क्रिया खराब हो सकती है, खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। अगर आप किसी कंपटीशन में बैठने जा रहे हैं तो उसमें अधिक से अधिक मेहनत करें, परिश्रम करें, अन्यथा कंपटीशन में आप रह सकते हैं। और कंपटीशन में सफलता चाहते हैं तो अपने साथ का, अपने पार्टनर का, जो भी आपके साथ हैं, आप जो उस कंपटीशन में हैं, उनसे थोड़ी सी दूरियां बनाएं, अपने मन को एकाग्र करें, यानी कि उस कंपटीशन के कार्य में मन को लगाएं, उसमें मेहनत की आवश्यकता है। अन्यथा इस वर्ष आपको उससे संबंधित चीजों में नुकसान हो सकता है। शत्रुओं पर ध्यान रखें, ना चाहते हुए भी आपके शत्रु पैदा होंगे और वो आप पे हावी रह सकते हैं। और कर्जा करने से बचें, क्योंकि 6ठे घर में अगर केतु महाराज विराजमान है तो आपको कर्जदारी का योग बनता है। तो कर्जे से आपको बचना है, शत्रुओं से सावधान रहना है, पाचन क्रिया ठीक रहनी चाहिए, पाचन क्रिया आपकी खराब हो सकते हैं। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसी प्रकार आपका 7वां घर खाली है मेष लग्न और मेष राशि वालों का। 8वें घर में यानी कि वृश्चिक राशि में शुक्र और बुध दोनों विराजमान है। अभी शुक्र और बुध दोनों इस कुंडली के क्या हैं? तीसरे घर के मालिक हैं और 6ठे घर के मालिक हैं।
बुध, और शुक्र जो महाराज हैं वो आपके 7वें घर का मालिक हैं। तीसरा घर हमारी पराक्रम शक्ति है, छठा घर रोग कर्जा और शत्रु देने वाला है, 7वां घर लाइफ पार्टनर है, डेली इनकम है, और साथ में बिजनेस है या बिजनेस पार्टनर है। तो इन सब चीज से आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। कोई भी ग्रह छठे 8वें घर में चला जाए तो वो नुकसानदायक होता है। अभी पराक्रम शक्ति का मतलब ये हुआ कि आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस बना के रखना है। उसका अर्थ ये नहीं है कि अधिक कॉन्फिडेंस आ जाए, ओवर कॉन्फिडेंस में आप रहने लगें, या आपको लगने लगे कि भाई मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं कुछ भी कर लूंगा, कोई भी कुछ भी कर सकता है। परंतु तीसरे घर का मालिक अगर 8वें घर में आ गया है तो पराक्रम शक्ति कमजोर होगी, और वो पराक्रम शक्ति ऐसी भी हो सकती है कि आप डिप्रेस हो जाएं कि मुझे कुछ आता नहीं है, मैं कुछ जीवन में कर नहीं पाऊंगा, और ऐसी भी हो सकती है कि मुझे सब कुछ आता है। तो ऐसा भी नहीं करना, उसका बैलेंस बना के रखना है, और अपने आप को दबाना भी नहीं है। बहन भाइयों से बना के रखनी है, क्योंकि तीसरा घर बहन भाइयों का है। तो बहन भाइयों से बनाते हुए चलें, अपनी कॉन्फिडेंस बना के रखें, अपने पराक्रम शक्ति पर विश्वास रखें। और इसके अलावा शुक्र महाराज भी वहां पर विराजमान है। तो शुक्र का मतलब, क्योंकि लाइफ पार्टनर से है, तो पार्टनर से बना के रखें। पति पत्नी के संबंधों में किसी भी प्रकार की दरार ना आ जाए, किसी भी प्रकार का शक उत्पन्न ना हो जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो पार्टनरशिप किसी भी रूप में है उस पर भी ध्यान रखें, उसमें भी धोखा मिलने का योग है, षड्यंत्र होने का योग है, क्योंकि 8वां घर षड्यंत्रों को इंडिकेट करता है, गुप्त चिंताएं देता है। ऐसी चिंताएं जो हमने की तो हुई हैं गलतियां, परंतु उजागर नहीं है, वो उजागर हो सकती हैं, उनका डर बना रहता है। तो पति या पत्नी के संबंधों में किसी भी प्रकार का कोई वैर भाव उत्पन्न ना हो, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और किसी भी तरह के व्यापार में इस समय, वर्तमान समय में, आपको पैसा कहीं भी नहीं लगाना है, किसी के मांगने पे भी नहीं देना है। अपने पैसे को अपनी अंटी में ही रखें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। मेष लगन और मेष राशि के लिए शुक्र दूसरे और 7वें घर के मालिक हैं। तो दूसरे और 7वां, दूसरा घर है हमारे धन का, दूसरा घर है हमारी वाणी का। तो संयम रखते हुए चलना है, वाणी पर कंट्रोल करते हुए चलना है, धन को कंट्रोल करते हुए रखना है, बैंक बैलेंस बना के रखना है। दिया गया हुआ पैसा वो एक अंधे कुएं में चला जाएगा। 8वें घर को अंधा कुआं भी बोला जाता है, क्योंकि वो पाताल का भी घर है। तो अपने धन को, अपनी वाणी को, अपने पार्टनर को, इन सब पे ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से 2024 आपके लिए मंगलमय होगा। इसी प्रकार आपके 9वें घर में सूर्य और मंगल विराजमान है। सूर्य आपके 5वें घर के मालिक हैं और मंगल आपके लगन के लॉर्ड हैं। लगन के लॉर्ड भी हैं और 8th हाउस के भी लॉर्ड हैं। लग्नेश को वैसे अष्टमेश दोष नहीं लगता है, परंतु 8वें घर के मालिक होके और लगन के मालिक होके वो सूर्य के साथ विराजमान है, और मंगल वहां अस्त भी हैं। तो कोई भी ग्रह जब अस्त हो जाता है तो उसका अपना फल नहीं रहता, उसके फल में कमी आ जाती है। तो जब मंगल में कमी आ गई, मंगल बलहीन हो गया, तो मंगल से संबंधित जितनी भी चीजें उसमें आपको लाभ नहीं हो सकता। बराबर सा रहेगा परंतु लाभ की संभावना नहीं है। अब 9वें घर के अगर सूर्य हैं तो वो भी अच्छे नहीं कहे गए हैं, शुभ नहीं कहे गए हैं, क्योंकि 9वां घर धर्म से जुड़ा हुआ है, बुजुर्गों से जुड़ा हुआ है, और सूर्य एक अग्नि कारक ग्रह है। तो अग्नि कारक ग्रह अगर 9वें घर में जाएंगे तो बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, बुजुर्गों का आदर सत्कार करना होगा, बुजुर्गों का ध्यान रखना होगा, अन्यथा किसी बुजुर्ग के जाने का समय भी हो सकता है। परंतु ये सब फल मिलेंगे कब, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कब कब ये फल मिल सकते हैं। तो बने रहिए कुंडली के अंदर। इसके अलावा शनि आपके 11वें घर में है। तो शनि अगर 11वें घर में हो तो ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव साइन है। वैसे तो शास्त्रों में कहा गया है कोई भी ग्रह अगर 11वें घर में हो तो वो शुभ फलदायी होता है। अब विशेष रूप से शनि अगर वहां विराजमान है तो शनि तो अपने आप में अपनी ही राशि में विराजमान है, कुंभ राशि में है। तो शनि कुंभ राशि पर बैठ के 11वें घर में, 11वां घर क्योंकि हमारी इनकम का है, हमारी मनोकामना का है, हमारी इच्छा का है, हमारी बहुमूल्य संपत्ति का है, हमारे जितने भी बड़े कार्य हैं उन सब का घर 11वां है। तो इन सब चीजों में आपको लाभ होगा। जितनी भी आपकी मनोकामनाएं किसी भी रूप में, मान लीजिए हो सकता है विवाह की मनोकामना
हो सकता हो कि आईफोन लेने की मनोकामना हो सकता है कि कार लेने की मनोकामना हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी लेने की मनोकामना हो, कोई भी कामना वो पूर्ण हो सकती है इस 2024 में वर्ष में, क्योंकि शनि आपके 11वें घर में विराजमान है और वो आपके कर्म क्षेत्र के भी स्वामी यानी कि 10वें घर के भी स्वामी हैं। तो 10वां घर किस चीज का है? हमारे कर्म का। तो कर्म के मालिक 11वें घर में बैठे हैं, इसका मतलब प्रमोशन होने का भी योग है। अगर आप नौकरी से जुड़े हुए हैं, नौकरी करते हैं, बड़े दिनों से प्रमोशन टलती जा रही है, तो 2024 में प्रमोशन होने का भी योग आपकी कुंडली में बनता है, इस वर्ष बनता है। अब राहु है आपके 12वें घर में विराजमान। यहां थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह है कि राहु एक नेगेटिव प्लेनेट है। राहु हर प्रकार की जितनी भी गलत चीजें हैं, जितनी भी बुरी आदतें हैं, जितनी भी गंदगी है किसी भी रूप में, झूठ बोलने से लेकर शराब तक, नॉन वेज, जो भी जुआ, सट्टा, लॉटरी, ये सब राहु से संबंधित है। या ये समझे कि इस दुनिया में जो भी डिपार्टमेंट गलत है वो सब राहु के अधीन है। और राहु अगर 12वें घर में बैठ जाए तो 12वां घर भी खराब कहा गया, 12वां घर खर्चे का कहा गया, 12वां घर नुकसान का कहा गया, 12वां घर डॉक्टरी खर्चे का कहा गया, 12वां घर विदेश यात्रा का कहा गया है। तो अगर विदेश यात्रा पे जा रहे हैं तो आपको संभलना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि विदेश यात्रा में आपको नुकसान हो जाए, कहीं ऐसा ना हो गलत लोगों के बीच में आप फंस जाओ, कहीं ऐसा ना हो गलत चीज में आप पैसा लगा दो तो आपका नुकसान हो जाए। लॉटरी सट्टे में आपको पैसा लगाते हुए बहुत ध्यान रखना है, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। डॉक्टरों पे पैसा ना खर्च हो, फिजूल खर्ची ना हो, इसका मतलब आपको बीमारी से भी सचेत रहना है। जबरदस्ती पैसा जाने का योग है, पता लगे आप किसी वकील के हाथों फंस गए, इसका मतलब ये नहीं कि वकील गलत है, इसका मतलब ये कि राहु खराब है। फंस इसके लिए गए कि आपके ऊपर जबरदस्ती के षड्यंत्र डाल दिए गए, जबरदस्ती की कोई चीजें आप पे लाद दी गई, उसके लिए फिर आपके पास वकीलों पे खर्चा हो रहा है या डॉक्टरों पे खर्चा हो रहा है। उस बात का आपको ध्यान रखना है। यह है 2024 का मेष लगन और मेष राशि वालों का फलादेश। अब इन सब का फल मिलेगा कब? पहले तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए, यह समझ होनी चाहिए कि जो भी आपकी कुंडली के अंदर सबसे शुभ ग्रह है जन्म समय में और जो सबसे शक्तिशाली बलवान ग्रह है, उसका फल सबसे अधिक आने वाला है। और उसका फल अधिक आएगा तभी जब उस ग्रह की दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही होगी। मान लीजिए जो शुभ प्रेडिक्शन दी गई है, शुभ फलादेश किया गया है, तो उस ग्रह की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा होनी चाहिए। और जिस ग्रह की अशुभ फलादेश किया गया है, उस ग्रह की दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तभी वो फलदायी होगा, अन्यथा वो निष्फल होगा। गोचर के ग्रह हमेशा ही फलदायी हो ऐसा नहीं है, गोचर के ग्रह हमेशा ही शुभ फल दें या अशुभ फल दें ऐसा नहीं होता। होता तभी है जब जन्म के ग्रह एक्टिवेट हों, जन्म के ग्रह शक्तिशाली हों, बलशाली हों, जन्म के ग्रहों की दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा चल रही हो, तभी वो शुभ फलदायी या अशुभ फलदायी होते हैं। अब बात करेंगे राशि वृष की। कैसा रहेगा वृष राशि के लिए 2024 का वर्ष, आइए जानते हैं। वृष राशि के लिए जो ये गणना है, ये 1 जनवरी 2024 रात्रि 12 बजे के ग्रहों के अनुसार है। आप वृष लगन और वृष राशि दोनों के अनुसार समझने का प्रयत्न करें। अब शुरुआत करेंगे लग्नेश से, यानी कि फर्स्ट हाउस के लॉर्ड से। लग्नेश शुक्र जो है वो सप्तम स्थान में यानी कि 7th हाउस में विराजमान है। 7th हाउस में अगर लग्नेश हो, लगन के लॉर्ड हो, तो इसका मतलब 7th हाउस से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, जैसे विवाह होना, लाइफ पार्टनर, डेली इनकम, पार्टनरशिप, इन सब और व्यापार, हमारा बिजनेस, वो सब 7वें घर से ही गणना करके उसका फलादेश किया जाता है। तो 7वें घर से संबंधित जितनी भी चीजें, जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ उनका विवाह होगा, जिन लोगों को पार्टनर की तलाश है उनको पार्टनर मिलने का योग बनेगा, जो व्यापार कर रहे हैं उनके व्यापार में उन्नति के रास्ते खुलेंगे, और जो शुरुआत करना चाहते हैं वो इस वर्ष में शुरुआत कर सकते हैं। उनको हर प्रकार की सुविधाओं मिलेंगी जिससे कि वो अपने व्यापार को स्थापित कर सके। अब बात करते हैं 2nd हाउस के लॉर्ड की, जो कि बुध बनता है। 2nd हाउस के जो लोग बैठे हुए हैं वो 7th हाउस में। अब 2nd हाउस होता है हमारी वाणी का, हमारे धन का, हमारे कुटुंब यानी कि परिवार का। 2nd हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में आ जाए और वो लग्नेश शुक्र का अगर मित्र भी हो तो कहने क्या, यानी कि सोने पे सुहागा। और बुध को तो कहा गया है कि वो वैसे भी व्यापार के मालिक हैं। इसका मतलब जो लोग भी व्यापारी वर्ग हैं
उनके व्यापार में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, नए ऑर्डर मिलेंगे, नए एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रास्ते खुलेंगे। अब जिन लोगों को पार्टनर की तलाश थी और पार्टनर मिल चुका है, जिन लोगों को, उनके विवाह होने का समय है और धन वृद्धि का योग बनेगा व्यापार के माध्यम से। बस ध्यान ये रखना है कि जो भी कार्य आप करने जा रहे हैं, पार्टनरशिप करने जा रहे हैं या विवाह करने जा रहे हैं, क्योंकि सेकंड हाउस के लॉर्ड बैठे हुए हैं 7th हाउस में, तो वो अपने घर से 6th हाउस में है। तो 6th हाउस में कोई भी ग्रह चला जाए तो उससे संबंधित चीजों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत महसूस करनी पड़ती है, परंतु वो लग्नेश के साथ बैठे हैं तो वो पॉजिटिव रहने वाला है। अब बात करते हैं चंद्रमा की, जो कि 4th हाउस में बैठे हैं, माँ के घर में बैठे हैं, प्रॉपर्टी के घर में बैठे हैं और तीसरे घर के मालिक होकर बैठे हैं। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, अपना मकान बनाना चाह रहे हैं, रेनोवेट कराना चाह रहे हैं, इंटीरियर का काम कराना चाह रहे हैं, ये सब सुख सुविधाएं आपको 2024 में मिलने वाली है। माता का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि चंद्रमा माँ के स्थान पर बैठे हैं और वहां के जो कारक प्लेनेट है इस समय पे आपकी वृष लगन की कुंडली में, वो है सूर्य, और वो बैठे हैं 8म स्थान में। तो माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और प्रॉपर्टी का लेन देन करते समय बहुत ही ध्यान पूर्वक करना है। ऐसा ना हो कोई पेपर गलत हो जिस वजह से आप साइन करें और आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी प्रकार 5वें घर में केतु विराजमान है, और 5वां घर किस चीज से संबंधित है? विद्या, बुद्धि और संतान से। जो बच्चे पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, पढ़ रहे हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, कोई डिग्री ले रहे हैं, तो उनको ज्यादा से ज्यादा अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए, अन्यथा नंबर कमा सकते हैं। मेहनत का फल कम मिलने वाला है। अगर मेहनत का फल कम मिलेगा तो आप अपनी पढ़ाई की एवरेज को बढ़ा दें। अगर आप डेली रूटीन में 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो 8 घंटे पढ़ा दें तो 4 घंटे का रिजल्ट आएगा, और 2 घंटे पढ़ते हैं तो 4 घंटे पढ़े तो 2 घंटे का रिजल्ट आ जाएगा। तो विद्या के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की हानि ना हो पाए, उसलिए अधिक से अधिक मेहनत करें। अभी संतान, 5वां घर क्योंकि संतान से भी संबंधित है, तो संतान की तरफ से किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी का अनुभव हो सकता है। संतान को किसी प्रकार का कष्ट हो सकता है, क्योंकि केतु संतान के स्थान पर बैठे हैं। विद्या, बुद्धि और संतान, इन तीनों का संबंध बनता है 5वें घर से। तो बुद्धि में अनेक ऐसे विचार आएंगे जिनका कोई भी बेस नहीं होगा, यानी कि यूजलेस बातें। ऐसी कोई भी प्लानिंग मत करना, अगर करते हो तो बहुत सोच समझ के करना, अन्यथा उनका कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। अब हम बात करते हैं सूर्य और मंगल की। सूर्य मंगल वृष लगन और वृष राशि के साथ के अनुसार 8वें घर पे विराजमान है, और सूर्य जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4th हाउस के लॉर्ड है, तो 4th हाउस का लॉर्ड अगर 8वें घर में आ गया तो 4th हाउस से संबंधित चीजों में समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो अगर वो समस्या क्या है? 4th हाउस प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, सुख सुविधाएं हैं, माता का घर है, माता है तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान देना है, वाहन खरीदते और बेचते समय ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी से लेन देन करते समय ध्यान रखना है, क्योंकि 8वें घर में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न बाधा ना आ जाए, किसी भी प्रकार का कोई षड्यंत्र ना हो जाए, क्योंकि 8वें घर को षड्यंत्र भी कहा गया है, 8वां घर को पाताल भी कहा गया है, क्योंकि 8वां घर जो है वो हर प्रकार से कष्टकारी होता है। और इसके अलावा जो मंगल है, मंगल भी वहां विराजमान है, और मंगल इस कुंडली में क्या है? आपके 12वें घर के मालिक है, वृष लगन और वृष राशि के लिए, और इसके साथ साथ आपके 7वें घर के मालिक हैं। तो 7वां घर किसका है? हमारे पार्टनर का, पति और पत्नी का, और 12वां घर किसका है? खर्चे का, हर प्रकार के नुकसान का। तो हर प्रकार के नुकसान का ग्रह मंगल वैसे तो सूर्य के साथ बैठ के वहां अस्त हैं, परंतु मंगल का अगर फल किया जाए यहां पे तो आपको विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। गाड़ी को बड़े ध्यानपूर्वक चलाने की आवश्यकता है, क्योंकि क्रूर प्लेनेट है, शक्तिशाली प्लेनेट है, गर्मी के कारक प्लेनेट है दोनों ही, सूर्य और मंगल। तो उत्तेजना अधिक ना हो, एग्रेसिवनेस नहीं आनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है, तू मैं हो सकती है, किसी की भी बातों में टांग ना अड़ाएं, अन्यथा लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है, या अपनी बात को थोपने की कोशिश ना करें, मुश्किलें बढ़ सकती हैं आपके लिए। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी प्रकार 10वां घर खाली है, परंतु 10वें घर के जो मालिक हैं शनि, यानी कि आपके जो लकी प्लेनेट हैं वो है शनि, वो आपके 10th हाउस में विराजमान है और अपनी ही स्वयं की राशि में विराजमान है। 10वें घर में अगर शनि है, शनि के लिए कहा गया है कि शनि जिस घर बैठते हैं उस घर की करते हैं, और जिस घर को देखते हैं उस घर का नुकसान करते हैं। तो शनि 10वें घर में कर्म के क्षेत्र में बैठकर, पिता के घर पर बैठकर, नौकरी के स्थान पर बैठकर उसमें उन्नति प्रदान करेंगे, वृद्धि प्रदान करेंगे, यानी कि पिता के द्वारा लाभ होगा। नौकरी में है तो नौकरी से लाभ होगा, यानी कि प्रमोशन हो सकती है। और जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है उनको नौकरी मिलने का योग बनेगा 2024 में, और अब वो भी अपनी मनपसंद की, जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस रास्ते के अनुसार वृद्धि होगी, उन्नति होगी। अब इसी प्रकार शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो बढ़ती है आपके 12वें घर पे,
जहां गुरु विराजमान है और वहां पे मेष राशि है, शनि मेष राशि में नीच के कहे गए। तो शनि की जब नीच दृष्टि 12वें घर पे होगी तो एक्सेस में खर्चे होंगे, नुकसान होगा, तलुओं में दर्द होगा, पिंडलियों में दर्द होगा, पैरों में किसी भी प्रकार की चोट लगने का योग बनेगा। तो उस बात का आपको ध्यान देना है। किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो संभल के जाएं या यात्रा को कैंसिल कर दें, अन्यथा यात्रा कष्टकारी हो सकती है। किसी को पैसा न दें, अन्यथा पैसा आने का योग नहीं बनेगा, सिर्फ खर्चे ही खर्चे होंगे। अब उसकी 7वीं दृष्टि पड़ती है 4th हाउस पे, 7वीं दृष्टि यानी कि जहां सिंह राशि है, और सिंह राशि में सिंह राशि सूर्य की है, शनि और सूर्य शत्रु होते हैं। और वहां ग्रह कौन सा है? चंद्रमा, जो कि मां का कारक ग्रह है और मां का वो घर है। तो शनि की दृष्टि के कारण आपकी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। 4th हाउस से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, प्रॉपर्टी है, गाड़ी है या सुख सुविधाएं हैं, उन सब चीज पर विशेष लगाम लगानी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा। और माता की हर प्रकार से सेवा करनी होगी, माता को हर प्रकार से प्रसन्न रखना होगा। और 10वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो 7th हाउस पे पड़ रही है, जहां पे शुक्र और बुध विराजमान है। शुक्र और बुध 7वें घर में शुभ कहे गए हैं, परंतु शनि की 10वीं दृष्टि के कारण जो भी पॉजिटिव साइन है उनमें कमी आने का योग है। जो भी पॉजिटिव साइन मैंने पीछे बताए आपको, आपकी राशि के अनुसार और लगन के अनुसार, उसमें किसी ना किसी प्रकार की कमी आएगी। कलह का वातावरण बन सकता है, व्यापार में किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है, पार्टनरशिप में धोखा मिल सकता है। उस नुकसान को बचा आप ही सकते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान रखते हैं तो ध्यान पूर्वक चलेंगे तो उतना जो नुकसान है वो भी आप बचा सकते हैं। यानी कि पति पत्नी के संबंधों में जो दरार आ सकती है वो अगर आप मैनेज कर लें तो कोई भी किसी भी तरह का आपको नुकसान नहीं हो सकता। अब बात आती है राहु की। राहु 11वें घर में है। राहु के लिए 3 ही घर अच्छे कहे गए हैं, तीसरा, छठा और 11वां। तो 11वें घर में राहु, 11वां घर है इनकम का, तो इनकम को बढ़ाएगा, अचानक धन के योग बनाएगा। जो मरा हुआ धन है उस धन की प्राप्ति हो सकती है, या अचानक से कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है, मनोकामना पूर्ण हो सकती है। जो कभी पहले कभी सोचा था, जिसको आप भूल भी चुके थे, वो मनोकामना भी आपकी अचानक पूर्ण हो सकती है। बहुत टाइम से अगर आपकी प्रमोशन नहीं हुई है, धन वृद्धि का कोई साधन नहीं बना है, जो नौकरी पेशे में, व्यापारी वर्ग के लिए तो ये हो सकता है कि अभी उनके बिजनेस में कोई नया ऑर्डर मिल गया, नया पैसा आ गया, परंतु नौकरी पेशे वाले इंसान के लिए क्या हो सकता है? भाई जो सोचे बैठे थे क्या प्रमोशन होगी नहीं, पता कब होगी, हमारे को आगे रास्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनके लिए विशेष रूप से लाभ होगा। धन के द्वार खुलेंगे, इनकम के द्वार खुलेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का योग बनेगा, या एक नौकरी छोड़ के जब आप दूसरी नौकरी पर जाएंगे तो आपको वृद्धि होगी, अचानक होगी, परंतु अगर प्लान करके नहीं होगी, क्योंकि राहु प्लान से कभी कुछ नहीं होने देता। प्लानिंग करवा तो सकता है, क्योंकि राहु का बेस नहीं है, राहु बिना बेस के है, क्योंकि राहु का ऊपर का जो हिस्सा है धड़ है, पैर नहीं है। तो आप बिना प्लानिंग के किए हुए कार्यों में सफलता मिलेगी, यानी कि अचानक धन होगा, जैसे लॉटरी वगैरह लग जाती है, सट्टे से लाभ होता है जो सट्टा खेलते हैं। इसके अलावा गुरु आपके 12वें घर में है, वृष लगन और वृष राशि के लिए। गुरु 12वें घर में शुभ नहीं माने गए हैं, क्योंकि आपकी कुंडली के हिसाब से, आपकी राशि के हिसाब से आपके वो 8वें घर के मालिक हैं और 11वें घर के मालिक हैं। इनकम का मालिक और 8वें घर का मालिक, 8th लॉर्ड और 11th लॉर्ड दोनों ही 12वें घर में। तो 12वें घर में गुरु अगर आ जाएं तो किसी ना किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी पैदा होती है परिवार में। गुरु ग्रस्त जीवन के कारक ग्रह हैं, गुरु धन के कारक ग्रह हैं, और 12वां घर खर्चे का है, 12वां घर नुकसान का है, 12वां घर यात्रा का भी है। तो यात्रा पे जाने से बचें। अगर यात्रा पे जा ही रहे हैं, कैंसिल हो ही नहीं सकती, तो विशेष रूप से हर प्रकार का ध्यान रखें, अपने सामान का, अपने स्वास्थ्य का, अपने साथ जाने वाले लोगों का, अन्यथा उन सब चीज में दिक्कत परेशानी हो सकती है, यात्रा में किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है, उनसे आपको बचना पड़ेगा। अब इन सब का फल मिलेगा कैसे? इनका फल तभी मिलता है जब कुंडली के अनुसार, जन्म के ग्रहों के अनुसार आपको दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा उसी ग्रह की चल रही है, अच्छी या बुरी। जिन ग्रहों का मैंने अच्छा फल बताया, शुभ फल बताया है, और उन्हीं ग्रह की दशा, अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, उनका फल शुभ ही मिलेगा। अगर अशुभ बताया गया है और उन्हीं ग्रहों की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है, या अशुभ ग्रहों की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा है, तो कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिलेगा। और जो ग्रह कुंडली के अनुसार बलशाली होगा, शक्तिशाली होगा, उसी के अनुसार आपको 2024 में वो फल की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं राशि कैसा रहेगा 2024 मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों के लिए। 1 जनवरी 2024 रात्रि 12 बजे की है जब डेट बदलती है। मिथुन राशि के लिए सबसे पहले बात करते हैं लग्नेश की, यानी कि लग्नेश बुध की। लग्नेश बुध अपने घर से छठे घर में बैठे हैं
और छठा घर माना गया है रोग, कर्जा और शत्रु देने वाला। तो अगर लगन का मालिक ही छठे घर में चला जाएगा तो निश्चित रूप से किसी न किसी प्रकार से रोग से ग्रसित होना पड़ेगा या कर्ज के कारण ही रोग बन जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कर्ज ना हो। कर्ज अगर लिया गया है तो उसे समय पे उतारें, नहीं उतर रहा है तो उसमें सेटल करने की कोशिश करें, अन्यथा नहीं तो कर्ज के दबाव में रोग से ग्रसित हो सकता है। अपयश की प्राप्ति हो सकती है शुक्र की, जो कि छठे घर में बैठे हैं। अब शुक्र हैं इनके मिथुन लगन और मिथुन राशि के लिए 5वें घर के मालिक और 12वें घर के मालिक। 5वें घर के मालिक और 12वें घर के मालिक अगर छठे घर में चले जाएं, वैसे ग्रह चला जाए, वो नुकसानदायक होता है। तो 5वां घर विद्या, बुद्धि और संतान का है, तो उसमें ध्यान रखना होगा। विद्या के क्षेत्र में जो लोग हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, नहीं तो पढ़ाई में कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं उनको अधिक नुकसान हो सकता है, मिथुन लगन और मिथुन राशि वालों के लिए। संतान की तरफ से कष्ट हो सकता है या संतान को कष्ट हो सकता है, तो इन सब चीजों से बचना पड़ेगा। प्रारब्ध में किए हुए, पूर्व जन्म में किए गए कोई पाप छठे घर में शुक्र के बैठने से वो बढ़ सकते हैं। यानी कि जो पूर्व जन्म में हमने पाप किए, मान लीजिए कुछ किसी के साथ गलत किया, तो छठे घर में बैठ के उसका भरपाई करनी पड़ेगी, यानी कि वो दिन हमें देखना पड़ेगा। तो ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अगर इस प्रकार की कोई समस्या है तो आपको उसका ध्यान रखना है। 12वें घर के भी क्योंकि मालिक हैं, तो 12वां घर खर्चे का भी है, तो डॉक्टरी खर्चा हो सकता है क्योंकि छठा घर बीमारी है, और डॉक्टरी खर्चे पे अधिक नुकसान हो सकता है। नानके की तरफ से कोई मिस हैपनिंग हो सकती है, नानी बीमार हो सकती है, नाना बीमार हो सकते हैं, मामा मामी के ऊपर कोई कष्ट आ सकता है, मासी को कोई कष्ट आ सकता है नानके से संबंधित, उसमें हमें कोई ना कोई कष्ट सुनने को मिल सकता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं सूर्य और मंगल की। सूर्य इस कुंडली के अनुसार तीसरे घर के मालिक हैं। तीसरा घर होता है हमारी पराक्रम शक्ति का, और तीसरे घर में विराजमान है चंद्रमा। चंद्रमा की बात हम बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं सूर्य की। तो तीसरे घर के पराक्रम शक्ति के मालिक अगर सूर्य 7वें घर में चले गए तो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से पारिवारिक वातावरण दूषित हो जाएगा। कॉन्फिडेंस इतना आ जाएगा, एग्रेसिवनेस इतनी आ जाएगी कि हम जो रूल रेगुलेशन अपनी नौकरी में, अपने बाहर अपनाते हैं, व्यापार में अपनाते हैं, वही समस्या लेके, वही प्रॉब्लम्स लेके हम अपने घर में आ जाएंगे। उसका गुस्सा हम अपने घर में, अपनी पत्नी, अपने बच्चे पे उतारना शुरू कर देंगे, क्योंकि 7वां घर पत्नी से जुड़ा हुआ है। तो वहां आपको बैलेंस करने की आवश्यकता है, नहीं तो नुकसान देखने को मिल सकता है। पति पत्नी में अनबन हो सकती है, यहां तक कि संबंध विच्छेद का योग बन सकता है, क्योंकि सूर्य ग्रस्त जीवन के कारक नहीं है। सूर्य एक आग का गोला है, वो जिस किसी भी स्थान में चले जाते हैं जहां से पारिवारिक चीजें, धन की चीजें देखी जाती है, वहां किसी ना किसी रूप में समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। और इसके अलावा मंगल भी वहां विराजमान है। मंगल वैसे सूर्य के साथ बैठने से अस्त हैं, परंतु उसके बावजूद भी क्योंकि वो क्रूर ग्रह और शक्तिशाली प्लेनेट है, और मिथुन के लिए तो सबसे अशुभ ग्रह मंगल कहे गए हैं, क्योंकि वो छठे घर के और 11वें घर के मालिक होते हैं। तो छठा घर रोग, कर्जा और शत्रु होता है, और 11वां घर हमारी इनकम होता है। इन दोनों का मालिक होके, मार्केश होके अगर 7वें घर में जाएगा तो पारिवारिक वातावरण दूषित हो जाएगा, पार्टनरशिप में धोखा हो जाएगा। पार्टनरशिप ना करें, पार्टनरशिप करने का प्रयत्न ना करें, कहीं पैसा लगाने की कोशिश ना करें, व्यापार में पैसा लगाया हुआ वापस नहीं आएगा, नुकसान होगा। और ऑलरेडी पार्टनरशिप चल रही है, उसमें अनबन हो सकती है, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो कंप्रोमाइज करने की कोशिश करें, ज्यादा उतावलेपन में कोई काम ना करें, क्योंकि उतावलापन आएगा। गर्मी की मात्रा शरीर में मान लीजिए अधिक होगी, दिमाग में अधिक होगी। दोनों सूर्य और मंगल 7वीं दृष्टि से लगन को देख रहे हैं, तो गर्मी जो है वो सिर पे चढ़ गई है। लगन मतलब हमारा शरीर, हमारा मुख, हमारा पूरा ये ऊपर का सिस्टम। तो गर्मी को कंट्रोल करें, अपने शरीर की गर्मी को कंट्रोल करें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं शनि की। शनि जो है कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, भाग्य स्थान के ही मालिक है, और इसके साथ साथ 8वें घर के मालिक है। भाग्य का मालिक भाग्य स्थान में चला जाए तो भाग्य में उन्नति होती है, किस्मत के दरवाजे खुलते हैं। परंतु किस्मत के दरवाजे कब खुलेंगे? जब समझदारी से काम लिया जाएगा। किस्मत के दरवाजे तो खुल गए, परंतु उसको कैसे कैश करना, ये तो समझदारी है ना, यही तो ज्ञान है ना। ज्ञान के माध्यम से ही तो किस्मत के हम खोल सकते हैं। तिजोरी हमारे सामने खुली पड़ी है, और हमें कैसे उसमें से लेना है, कैसे उसको यूज करना है, हमें आता नहीं है, तो उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। परंतु शनि निश्चित रूप से आपके किस्मत के दरवाजे खोलेंगे। और शनि का अर्थ भी है शनै शनै, धीरे धीरे आप मेहनत करो, परिश्रम करो, सफलता कदम चूमेगी। क्योंकि जो शनि है वो परिश्रम के कारक है, मेहनत के कारक है, कर्म के कारक है, न्याय के कारक है, तो जितनी, और ईमानदारी के कारक है।
ईमानदारी रखते हुए जितना परिश्रम करते रहेंगे, न्याय करते हुए अगर अपने कर्म पे चलेंगे तो भाग्य के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए खुल जाएंगे। इस प्रकार के शनि की स्थिति आपके 2024 में बन रही है। अब इसी प्रकार जो राहु है, राहु आपके दशम घर पे बैठा है। राहु के लिए वैसे तो कहते हैं कि राहु अगर दशम स्थान पे होता है तो राजयोग देता है, परंतु अकेला राहु कभी राजयोग नहीं देता। अकेला राहु तो उठा पटक कराता है, अप एंड डाउन लेके आता है। और 10वां घर कर्म क्षेत्र का है तो 10वें घर में यानी कि कर्म क्षेत्र में अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे। बॉस से अनबन हो सकती है, पिता के आयु में किसी प्रकार की कोई कमी आ सकती है, पिता की स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर व्यापार करते हो तो व्यापार में ध्यान रखना पड़ेगा, नौकरी करते हो तो कंप्रोमाइज करके चलना पड़ेगा, मेहनत अधिक से अधिक करनी पड़ेगी। फल की इच्छा बिल्कुल नहीं रखनी है, फल की इच्छा रखेंगे तो ये राहु आपको डस लेगा। राहु को सर्प कहा गया, तो राहु के डसने से अगर बचना चाहते हो तो कंप्रोमाइज करें, और कंप्रोमाइज करें के चलेंगे तो निश्चित रूप से 2024 का वर्ष कर्म के क्षेत्र के अनुसार आगे बढ़ जाएगा, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ेगा। अभी गुरु आपके 11वें घर में बैठे हैं। मिथुन लगन के लिए जो गुरु है वो 7वें घर के मालिक हैं और 10वें घर के मालिक हैं। 7वें घर का मालिक, 10वें घर का मालिक वैसे तो केंद्र कहा गया है, शुभ कहा गया है, परंतु वो 11वें घर में अकेले बैठ गए हैं, जिस वजह से आपको ये दिक्कत हो सकती है कि इनकम के रास्ते यानी कि खर्चे अधिक होंगे, इनकम उस अनुसार नहीं बढ़ेगी। परंतु इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि गुरु की जो पंचम दृष्टि है, गुरु की दृष्टि में हर प्रकार की पॉजिटिविटी छिपी हुई है। तो गुरु की जो 5वीं दृष्टि है 3रे घर पे यानी कि पराक्रम के क्षेत्र पर है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस से आप अपने कर्म को बना के रखेंगे, अपने घर को मैनेज करके रख सकते हैं। परंतु यह ध्यान रखना है कि आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस ना आ जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और 7वीं दृष्टि आपके 5वें घर पे है, तो 5वें घर से संबंधित जितनी भी चीजें उसमें बैलेंस हो सकता है। गुरु कौन है? हमारा ज्ञान है, तो ज्ञान के माध्यम से अपने 5वें घर को बैलेंस कर सकते हैं। तो 5वां घर क्या है? विद्या, बुद्धि और संतान का। विद्या के द्वारा, बुद्धि के द्वारा अपने घर को बैलेंस किया जाता है। और 5वें घर को प्रारब्ध की लक्ष्मी कहा गया है, जन्म जन्मांतरों की लक्ष्मी, जो पुण्य संचित कर्म करके आए हैं उनके द्वारा जिस लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यानी कि जैसे आप समझे कि बैंक बैलेंस होता है, बैंक में हम जितना भी रखते हैं वो हम एटीएम के माध्यम से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार पूर्व जन्म में जो हम पुण्य कर्म करके आए हैं इस समय पे हम कैश कर सकते हैं। तो गुरु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से, धर्म के आशीर्वाद से, धर्म की सेवा करते हुए हमें उस धन की प्राप्ति हो सकती है विद्या और बुद्धि के द्वारा, है ना। अब इसकी जो 9वीं दृष्टि है गुरु महाराज की, वो पड़ती है व्यापार के क्षेत्र में। जो व्यापार में मैंने षड्यंत्र बताए, धोखाधड़ी बताई, पारिवारिक वातावरण दूषित बताया, गुरु की कृपा से, ज्ञान की कृपा से, बुद्धि के द्वारा हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। ये गुरु की कृपा होगी आपके ऊपर, गुरु के 9वीं दृष्टि से। अब शनि की दृष्टि की अगर बात करते हैं तो शनि की 3री दृष्टि आपके 11वें घर पे है, जो कि इनकम की जगह है। तो इनकम जो है उसमें कहीं ना कहीं आपको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बहुमूल्य जो संपत्ति है उसके चोरी होने का, खोने का डर हो सकता है। आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, कहीं ऐसा ना हो कि घर में किसी प्रकार की कोई चोरी हो जाए या कहीं कोई चीज खो जाए। बहुमूल्य संपत्ति का नुकसान होने का योग है। अब 7वीं दृष्टि क्योंकि 3रे घर पे पड़ रही है और गुरु की भी 3रे घर पे पड़ रही है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो 3रा घर है वो हमारी यात्राओं का भी है, हमारी कम्युनिकेशन का भी है, हमारी पराक्रम शक्ति का भी है, हमारे बड़े भाइयों का भी है, बड़े भाई और बहनों का भी है। तो जो हमसे बड़े हैं, बड़े भाई बहन जो हमसे बड़े हैं, उनका 3रा घर कहा गया है। उनसे बना के रखनी चाहिए, किसी भी प्रकार की अनबन ना हो। और किसी भी यात्रा पर अगर जा रहे हैं तो यात्रा में विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए। संचार माध्यम के द्वारा यानी कि कम्युनिकेशन के द्वारा किसी से कोई ऐसी बात ना कह दें जिसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो उस बात का विशेष ध्यान रखें, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस में न जाए। अब 10वीं दृष्टि पड़ती है उनकी वृश्चिक राशि पे, जो कि 6ठा घर है। तो 6ठा घर किसका है? रोग, कर्जा और शत्रु। किसी भी कार्य को करने के लिए, पूर्ण करने के लिए या शुरू करने के लिए कर्जा उठाने की कोशिश ना करें, अन्यथा कर्जा उतरेगा नहीं, कर्जे में आपको दिक्कत आएगी और किसी प्रकार के रोग से ग्रसित होना पड़ेगा। क्योंकि शनि की दृष्टि में दोष कहा गया। अगर गुरु की दृष्टि शुभ है तो शनि की दृष्टि अशुभ है, और वहां शुक्र और बुध ऑलरेडी बैठे हुए हैं। आप इस बात का यह ध्यान रखें कि रोग, कर्जा और शत्रु आपके बढ़ सकते हैं। बस इसको समझ के 2024 को चलाना
या 2024 में उसी प्रकार से अपने रास्ते पे चलने की जरूरत है। कर्क लगन और कर्क राशि के लिए रहेगा 2000 का वर्ष। आइए जानते हैं 1 जनवरी 2024 रात्रि 12 बजे के ग्रहों की स्थिति के अनुसार। लग्नेश का दूसरे घर में बैठना यानी कि धन वृद्धि के द्वार खुलना, वाणी के द्वारा धन की प्राप्ति का योग है। परिवार में कोई खुशी का माहौल रहेगा, मांगलिक कार्य होंगे यानी कि कोई शुभ कार्य होंगे, विवाह इत्यादि वगैरह, यानी कि सेलिब्रेट करने का टाइम है 2024। अब इसी प्रकार केतु तीसरे घर में बैठा है। तीसरे घर में केतु के बैठने से यात्रा के योग बनेंगे, विशेष रूप से विदेश यात्रा के योग बनेंगे। कम्युनिकेशन के माध्यम से लाभ होगा, परंतु अपनी पराक्रम शक्ति को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने कॉन्फिडेंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं तो केतु आपको यात्राएं ज्यादा करवा देगा, भागदौड़ ज्यादा करवा देगा, परंतु देगा कुछ नहीं। तो उस चीज पर ध्यान रखते हुए अगर आप यात्रा करेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए 2024 फलदायी होगा। अब बात करते हैं बुध और शुक्र की। बुध और शुक्र 5वें घर में बैठे हैं। कर्क लगन के लिए बुध और शुक्र दोनों ही नेगेटिव प्लेनेट होते हैं। पहले बात कर लेते हैं बुध की, जो कि आपके 12वें घर के मालिक हैं और छठे घर के मालिक हैं। तो छठा घर और 12वां घर दोनों ही शुभ नहीं कहे गए, अशुभ कहे गए हैं। और 5वां घर विद्या, बुद्धि और संतान से संबंधित है। जो लोग पढ़ाई के क्षेत्र में पढ़ रहे हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं या डिग्री कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। विद्यार्थी वर्ग को अपने पर विश्वास रखते हुए अपने दिमाग का सही यूज करना है। इधर उधर मन को नहीं भटकाना है, इधर उधर दिमाग को नहीं भटकाना है। जो कर रहे हैं उसी को करते रहें 2024 में ही, चाहे वो कोई भी कोर्स हो। आपका मन अगर उब भी गया है तो भी आपको उसको करना है, क्योंकि ये समय आपका भटकने का, आपका दिमाग अलग तरफ भटक सकता है, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक है, बुद्धि के स्थान पर बैठे हैं और वो आपके लिए यानी कि कर्क लगन और कर्क राशि के लिए अशुभ है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो है वो आपके 11वें घर के मालिक है और चौथे घर के मालिक है। कर्क लगन के लिए शुक्र और बुध, खासतौर से वीनस जो है, कोई बहुत ज्यादा शुभ नहीं होते। चंद्रमा की किसी से शत्रुता नहीं है, परंतु बाकी ग्रह तो शत्रुता रखते हैं ना। और जो कर्क लगन या कर्क राशि है वो चंद्रमा से संबंधित है। चंद्रमा एक देवता ग्रह कहा गया है और शुक्र को राक्षस ग्रह कहा गया है। तो राक्षस ग्रह कहीं ना कहीं नुकसान देता है देवताओं के लिए, और शुक्र तो वैसे भी शुक्राचार्य हैं, राक्षसों के गुरु हैं। अब मन कहां भटकेगा? अगर हम उस उम्र में हैं, यानी कि 16 के पार हैं, 18 के पार है, तो निश्चित रूप से हमारा मन इधर उधर भटक सकता है, इधर उधर की बातों में जा सकता है, या अपोजिट सेक्स की तरफ हमारा मन भटक सकता है, क्योंकि विद्या के क्षेत्र में, बुद्धि के क्षेत्र में आपका शुक्र बैठा हुआ है। तो शुक्र किस चीज का प्लेनेट है? आज की आधुनिक सभ्यता का, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का। जितनी भी आज की दुनिया हम देख रहे हैं, चकाचौंध की दुनिया देख रहे हैं, लाइमलाइट की दुनिया देख रहे हैं, वो सब आपकी शुक्र के अधीन है। और शुक्र और बुध का मतलब होता है क्रिएटिविटी से। आर्टिस्टिक आदमी के ग्रह शुक्र और बुध के मिलन से ही वो आर्टिस्टिक बन पाता है, अन्यथा वो आर्टिस्टिक नहीं हो सकता। तो आर्ट की तरफ ध्यान जाएगा, गाने बजाने की तरफ ध्यान जाएगा। अगर आप उस लाइन में हैं तो कोई दोष नहीं है, परंतु अगर आप उस लाइन में नहीं हैं तो आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब बात करते हैं सूर्य और मंगल की। सूर्य आपके दूसरे घर के मालिक हैं। सूर्य प्लेनेट है, मंगल एक क्रूर प्लेनेट है। क्रूर मतलब शक्तिशाली प्लेनेट है। तो शक्तिशाली प्लेनेट, ताकत जिनके अंदर अधिक है, अगर वो छठे घर में जाएं तो शत्रुओं को परास्त करते हैं, क्योंकि छठा घर शत्रुओं से संबंधित है। या कोई भी आपसे शत्रुता रखता है वो स्वयं परास्त हो जाएंगे, वो स्वयं आपके आगे नतमस्तक हो जाएंगे। अगर किसी प्रकार का आपके ऊपर कर्जा है तो कर्जे से मुक्ति मिलेगी। और ये छठा घर कंपटीशन का भी है, और कंपटीशन में बैठने जा रहे हैं तो कंपटीशन में सफलता मिलेगी। आप किसी गेम में है, स्पोर्ट्स में है, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। कर्क लगन और कर्क राशि वालों के लिए। इसी तरह से शनि जो है वो आपके 8वें घर में है। 8वें घर में शनि शुभ कहे गए हैं, आयु की वृद्धि देते हैं। शनि जो है 8वें घर में वृद्धि कारक होते हैं, आयु की वृद्धि के कारक होते हैं। वैसे तो शनि हर प्रकार की जिस किसी भी घर में होते हैं, अगर वहां शुभ है तो वृद्धि कारक होते हैं। अब 8वां घर क्योंकि आयु की वृद्धि देता है, आयु का स्थान है, तो आयु में वृद्धि करेगा। और गुप्त खजाना भी है, छुपा हुआ धन भी है। इस प्रकार के धन का योग भी आपके बनेगा, अचानक धन का योग बनेगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी। अब जब कल्पना नहीं करी है और वो अचानक आ गया, क्योंकि शनि के 8वें घर में बैठने से होता है। जमीन के नीचे का हिस्सा भी 8वां घर होता है, पाताल। तो जैसे कहते हैं ना गड़ा धन,
तो किसी के मन में अगर गड़ा धन खोदने की इच्छा है और उसको लगता है कि मेरे घर में, मेरे खेतों में, मेरे यहाँ कहीं भी गड़ा धन हो सकता है, किसी हवेली में, तो इस वर्तमान समय में कर्क लगन और कर्क राशि को उसका लाभ हो सकता है, बशर्ते कि कुंडली में भी वो योग हो। 2024 में ऐसा फल मिलता है। इसके अलावा 7वें घर के मालिक भी शनि है। तो 7वां घर किसका है? हमारे लाइफ पार्टनर का, पति और पत्नी का। तो पत्नी का घर और पति का घर 8वें घर में चला गया, तो पति पत्नी के संबंधों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे के बातों को काटे नहीं। अगर एक दूसरे की बातों को काटेंगे तो ग्रस्त जीवन कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा। पार्टनरशिप की हुई है तो उसको समझने का प्रयत्न करें। 2024 इसी प्रकार से आप निकालें। व्यापार में लगाया हुआ धन का लाभ तो हो सकता है, बशर्ते कि कुंडली के अंदर भी आपके वो योग बना हो। 7वें घर का मालिक 8वें घर में गया हुआ है, 7वें घर का मालिक 8वें घर में हो और अपने ही घर से वो 12वें घर में भी हो गए, तो पैसा तो लग जाएगा। इनकम कितनी होगी ये पता नहीं, क्योंकि 8वां घर शनि के बैठने से शुभ तो है, परंतु 8वां घर मृत्यु कारक भी है। अब बात करते हैं राहु। राहु आपके भाग्य स्थान पे है, तो राहु भाग्य स्थान पे होना सबसे ज्यादा कष्टकारी है। राहु अगर भाग्य स्थान में होगा तो भाग्य में जो बनी बनाई चीजें हैं वो बिगड़नी शुरू हो जाएंगी। 12वां घर किस चीज का है? धर्म का है। 12वां घर किस चीज का है? हमारे बुजुर्गों का है, हमारे पितरों का है, हमारे पूर्वजों का है, और धर्म से जुड़ा हुआ है, धार्मिक यात्राओं से जुड़ा हुआ है। तो कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि अधर्म कहलाए, यानी कि बुजुर्गों का अनादर बिल्कुल ना करें, अपने पितरों का अनादर बिल्कुल ना करें, अपने बड़ों का अनादर बिल्कुल ना करें, नहीं तो राहु वहां बैठ के आपके भाग्य को लॉक कर देगा, आपके भाग्य में रुकावट पैदा कर देगा, आपके भाग्य में बनी बनाई चीजों को बिगाड़ देगा। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें और धार्मिक यात्रा पे जाएं, जिससे कि राहु का जो बैड इफेक्ट है वो आपको जीवन में ना मिले, और विशेष रूप से 2024 में तो बिल्कुल ना मिले, क्योंकि राहु आपके कर्क लगन और कर्क राशि के अनुसार आपके भाग्य स्थान में बैठा है, धर्म के स्थान में बैठा हुआ है। नास्तिकता हावी ना होने दे, सबसे बड़ी बात। राहु नास्तिक बनाता है, राहु मायावी है, राहु एक राक्षस प्लेनेट है, और कर्क लगन या कर्क राशि एक देवता लग्न या देवता राशि है। तो देवता होके अगर नास्तिक हो गए तो राहु अधर्मी बना देगा आपको। तो अधर्मी नहीं बनना। अगर राहु के द्वारा अधर्मी बने, कौन सा धर्म? जो सनातन धर्म है, जो अपने आप में हकीकत में जो धर्म है, जिसका आदि ना अंत, ऐसा धर्म नहीं जो बनाया हुआ है, जो क्रिएट किया हुआ है। क्रिएट किए हुए धर्म की बात नहीं कर रहा। तो राहु से बचने के लिए आपको इन सब चीजों पर ध्यान देना है, जिससे कि आपके किस्मत के दरवाजे खुले रहें। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु आपके 10वें घर में है। अकेला गुरु कहीं ना कहीं जिस घर में बैठा होता है उस घर को नुकसान देता है। अब गुरु जब 10वें घर में बैठे हैं तो 10वां घर है हमारे कर्म का, तो कर्म क्षेत्र में कोई ना कोई विघ्न आएगा, क्योंकि वहां शनि की दृष्टि भी है। बॉस से बनने में दिक्कत आएगी क्योंकि वहां शनि की दृष्टि है। और 10वां घर जो है वो हमारे कर्म का भी है, हमारे बॉस का भी है, हमारे पिता का भी है। तो पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान देना है, पिता की चल अचल संपत्ति का भी ध्यान रखना है। पिता आपको दे या ना दे उससे कोई अर्थ नहीं है, परंतु उस चीज पर ध्यान देना है। बॉस से बना के रखनी है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, तू मैं नहीं करनी है, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ेगा। नौकरी की दिक्कत आ सकती है, आपको कर्म क्षेत्र में नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब बात करते हैं 11वें घर की। 11वें घर का मालिक शुक्र है, जिसकी कि मैं प्रेडिक्शन आपको दे चुका हूं। शुक्र और बुध दोनों मिलकर आपके 5वें घर में बैठे हैं। इनकम अगर बढ़ाना चाहते हैं तो विद्या, बुद्धि और ज्ञान के चक्षु खोल के रखो, तभी विद्या बुद्धि के क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हो, इनकम के रास्ते खोल सकते हो, अन्यथा कहीं ना कहीं ये समस्या देखने को मिलेगी। राशि सिंह। सिंह राशि वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा? सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से सिंह लगन वालों के लिए चंद्रमा लगन पर ही विराजमान है, जो कि 12वें घर के मालिक बने हुए हैं। 12वां घर यानी कि 12th हाउस क्योंकि शुभ नहीं माना जाता, इसलिए 12वें घर का मालिक अगर लग्न में आएगा तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से नुकसानदायक होगा। नाक, कान और गले की समस्या हो सकती है, इस पे विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं धन की। धन का मालिक यानी कि धन का जो घर कहा गया है वो 2nd हाउस का कहा गया है। 2nd हाउस के जो लॉर्ड सिंह लगन या सिंह राशि में बने हुए हैं वो बने हुए हैं बुध, और वो बैठे हुए हैं 4th हाउस में शुक्र के साथ। सिंह लगन में बुध दूसरे घर के और 11वें घर के मालिक होते हैं, और वहां विराजमान है केतु। तो केतु अगर द्वितीय स्थान में चले जाएं, 2nd हाउस में चले जाएं, तो कहीं ना कहीं धन से संबंधित समस्या उत्पन्न करेंगे। और समस्या कैसी उत्पन्न करेंगे? यानी कि कहीं ना कहीं बैंक बैलेंस में कमी करेंगे। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, कहीं ऐसा ना हो आपकी वाणी के द्वारा ही
आपको धन की समस्या आ जाए, क्योंकि दूसरा घर वाणी का से भी संबंधित है। इसके अलावा दूसरे घर से कुटुंब यानी कि परिवार का घर भी देखा जाता है। तो अपनी वाणी पर संयम रखते हुए अपने परिवार की तरफ ध्यान रखें, क्योंकि पारिवारिक वातावरण दूषित हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वाणी के माध्यम से यह सारी चीजें हो रही हो, तो अपने पर संयम रखें। अब बात करते हैं विद्या की। तो विद्या के लिए 5वां घर कहा गया हुआ है। जो लोग विद्यार्थी हैं, जो स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन में बैठे हैं, तो 5वें घर में सूर्य और मंगल बैठे हैं। सूर्य गर्मी के कारक हैं, लग्नेश होकर बैठे हुए हैं। तो लग्नेश अगर 5वें घर में बैठ जाए ये तो पॉजिटिव है, परंतु वही लग्नेश अगर सूर्य है, क्योंकि वो गर्मी के कारक हैं, तो उत्तेजना नहीं आनी चाहिए। और साथ में मंगल के बैठे हुए हैं। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, घमंड अभिमान नहीं आना चाहिए। घमंड अभिमान आएगा तो विद्या में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कंपटीशन में बैठे अभिमान लेके तो अब कंपटीशन में समस्या आएगी। और जो लोग लॉटरी, सट्टे, शेयर मार्केट का काम करते हैं, उन्हें भी विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। उत्तेजना में आके कोई कार्य नहीं करना, क्योंकि उत्तेजना में आके कार्य करेंगे तो आपका डिसीजन रॉन्ग बैठ सकता है। अब बात करते हैं नौकरी की और व्यापार की। तो 7वें घर को व्यापार कहा गया है, डेली इनकम कहा गया है, पति पत्नी का घर कहा गया है। 7वें घर में शनि विराजमान है और शनि जिस घर में बैठते हैं उस घर की वृद्धि करते हैं। इसका मतलब व्यापार में वृद्धि का योग है। परंतु शनि की जो दृष्टि है वो अच्छी नहीं कही गई। शनि की दृष्टि आपके लग्न पर है, तो इसका मतलब आपको अपने स्वास्थ्य की तरफ विशेष रूप से ध्यान देना होगा। व्यापार की वृद्धि निश्चित रूप से होगी। शरीर अगर स्वस्थ रहेगा, वाणी अगर ठीक रहेगी, तो व्यापार में निश्चित रूप से उन्नति होगी। पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा। परंतु उसका अर्थ ये नहीं है कि जो मर्जी करें। जो मर्जी का मतलब है अपनी वाणी पर संयम रखें। वाणी पर संयम रहेगा तो परिवार भी, पति पत्नी के संबंधों में भी प्रेम बने रहेंगे। इसके अलावा बात करते हैं हम भाग्य की। तो भाग्य के जो मालिक है यानी कि 9th हाउस के जो लॉर्ड है वो मंगल है। वो सूर्य के साथ विराजमान है 5वें घर में। सूर्य के साथ बैठने से मंगल अस्त हो गए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भाग्य थोड़ा सा कमजोर हो गया। जब कोई भी ग्रह अस्त हो जाता है उसकी वो शक्तिविहीन हो जाता है, बलहीन हो जाता है। अब भाग्य के मालिक हैं और 4th हाउस के लॉर्ड है। तो 4th हाउस हमारी प्रॉपर्टी का है, 4th हाउस हमारे सुखों का है, 4th हाउस हमारी माँ का है। यानी कि मंगल योग कारक प्लेनेट बन के अस्त हो गए। भाग्यहीनता का अर्थ यह हुआ कि भाग्य का सहारा नहीं मिलेगा। आपको अपनी मेहनत के बलबूते पर ही धन की प्राप्ति होगी। आपको अपने पराक्रम के द्वारा ही हर चीज की प्राप्ति होगी, अन्यथा कहीं ना कहीं आपको नुकसान देखने को मिलेगा। जो भी नुकसान या जो भी विशेष रूप से कष्टकारी चीजें मैंने आपको बोली हैं, उसके लिए आप प्रतिदिन की दिनचर्या में आपको कोई ना कोई उपाय अपनाना चाहिए। अब उपाय क्या करना है? प्रतिदिन की दिनचर्या में उठे, सबसे पहले तो अपना नियम बना ले पूरे वर्ष पर्यंत तक आपको सूर्य उदय के आसपास उठना है। यानी कि सूर्य उदय से अगर आप 5 मिनट पहले भी उठ गए तो ये अपने आप में उपाय है। और अगर 5, 7 मिनट, 10 मिनट पहले आप उठ जाते हैं, नहाए धोए अपने और भगवान सूर्य को अर्घ देना शुरू करें। दूसरी चीज, अपने बुजुर्गों का आदर सम्मान करें। जितना बुजुर्गों का आदर सम्मान करेंगे, निश्चित रूप से आपके भाग्य में जो भी रुकावटें आ रही होंगी वो रुकावटें दूर होंगी। अब बात करते हैं राशि कन्या की। तो कन्या राशि की सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो बाकी काम अपने आप हो जाएंगे। शरीर अगर अस्वस्थ होगा तो बाकी चीजें कितनी भी अच्छी होंगी तो हम उसको भोग नहीं पाएंगे। तो लग्न पर ही केतु विराजमान है। अगर लग्न में केतु विराजमान है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। केतु स्किन से संबंधित कोई प्रॉब्लम कर सकते हैं। केतु आपको भाग दौड़ अधिक करा सकते हैं। केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो हर प्रकार की नेगेटिविटी प्रदान करते हैं। तो आपको अपने शरीर का ध्यान रखते हुए बाकी सब चीजों पर ध्यान देना है। शरीर की तरफ ध्यान नहीं दिया, पैसे की तरफ ध्यान रहा या किसी और चीज की तरफ ध्यान रहा तो कहीं ना कहीं आपका जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ता चला जाएगा। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं आपके धन की। तो धन के जो मालिक हैं यानी कि 2nd हाउस के जो लॉर्ड हैं आपकी कुंडली में, वो बनते हैं शुक्र। और वो 3रे घर में कम्युनिकेशन के घर में बैठे हैं, पराक्रम शक्ति के घर में बैठे हैं। तो आपको कम्युनिकेशन के माध्यम से अपनी पराक्रम शक्ति के द्वारा धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। जितना आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रखेंगे, जितनी आप यात्राएं अधिक से अधिक करेंगे, उतना आपको लाभ होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसके अलावा हम बात करते हैं विद्या के क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी बच्चे हैं,
पांचवा घर विद्या के लिए कहा गया। पांचवें घर के जो मालिक हैं वो शनि हैं और शनि वर्तमान समय में कुंभ राशि पर विराजमान है और कुंभ राशि कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए छठे घर पे है। तो छठे घर में शनि का होना यानी क्रूर ग्रहों का होना कहीं ना कहीं आपको विद्या के क्षेत्र में उन्नति दिलाता है, उत्तीर्ण करता है, कंपटीशन में सफलता दिलाता है। बस आवश्यकता है आपको अधिक परिश्रम करने की। क्यों अधिक परिश्रम करने की? क्योंकि शनि बिना परिश्रम के नहीं देते। शनि को कहा गया है कि ईमानदार है, परिश्रमी है। जो व्यक्ति बिना परिश्रम के से चाहेगा तो शनि उसको नहीं दे सकते। तो आपको अपनी परिश्रम पे ध्यान देना है तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। अब बात करते हैं आपकी नौकरी की। तो नौकरी और व्यापार, तो व्यापार का क्षेत्र कौन सा कहा गया? सातवां घर कहा गया। तो सातवें घर में आपके राहु विराजमान है कन्या राशि और कन्या लग्न वालों के लिए। राहु अगर सातवें घर में विराजमान है तो पारिवारिक वातावरण दूषित हो सकता है, व्यापार में कोई ना कोई घाटा हो सकता है, पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर पार्टनरशिप में है तो बहुत ज्यादा आप अपने पे संयम रखें, कंप्रोमाइज करके चलें। पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं तो भूल के भी ना करें। व्यापार में पैसा लगाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल भी ना लगाएं। हो सके तो उसको रोक ले। अगर लग चुका है और लगाने तो आपको बहुत सोच समझ के लगाना होगा, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब बात करते हैं नौकरी की। तो नौकरी के लिए कौन सा घर है? 10वां घर। तो 10th हाउस के लॉर्ड आपके बुध हैं जो कि तीसरे घर में बैठे हैं। इसका मतलब नौकरी से संबंधित आपको एक जगह से दूसरी जगह बदल के जाना होगा या नौकरी की तरफ से आपको कोई ना कोई यात्रा हो सकती है। बस जरूरत है आपको अपने बॉस से बनाने की, क्योंकि 10वां घर बॉस से भी संबंधित है, अपने बड़ों से भी संबंधित है, यानी कि हमारे पिता से भी संबंधित है। तो पिता का आदर सम्मान करें तो नौकरी में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और यात्रा पे जा रहे हैं तो यात्रा में सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। अब बात करते हैं भाग्य की। तो भाग्य के मालिक कौन है आपकी कुंडली में? 9th हाउस के लॉर्ड शुक्र हैं जो कि बुध के साथ ही बैठे हैं। और 9वां घर भी धर्म और यात्रा से जुड़ा हुआ है। 9वें घर से धार्मिक यात्राएं देखी जाती हैं। आप अगर किसी विशेष रूप से नौकरी में सफलता पाना चाहते हैं तो आप अपनी कोई ना कोई धार्मिक यात्रा का प्लान बना लें और धार्मिक यात्रा करके आए, माथा टेक के आए। निश्चित रूप से इस वर्ष 2024 में वो मनोकामना आपकी पूर्ण हो सकती है। और उपाय, अब आप उपाय क्या करें? आपको उपाय करना चाहिए आपकी बहन, आपकी बुआ, आपकी मासी, इससे संबंधित जो भी आपका परिवार है, यानी कि जो भी आपका नानका है। विशेष रूप से मैंने मासी की बात की, बुआ की बात की और बहन की बात की। इनको प्रसन्न रखें, इनको किसी ना किसी रूप में पूरे वर्ष पर्यंत तक कोई ना कोई गिफ्ट दें सामर्थ्य के अनुसार, और कोशिश करें सामर्थ्य से बढ़कर दें। तो निश्चित रूप से 2024 आपके लिए मंगलमय रहेगा। अब बात करते हैं राशि तुला की। तुला राशि की सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। लग्न के जो मालिक है यानी कि फर्स्ट हाउस, जहां से हम शरीर, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, उन्नति, वैभव सब देखते हैं, वो हमारा लग्न है। तो लग्न के जो स्वामी हैं आपकी कुंडली में वो है शुक्र, और शुक्र बैठे हैं आपके 2nd हाउस में। 2nd हाउस में बैठ के धन की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा या धन के द्वारा मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, कोई मांगलिक उत्सव होगा, क्योंकि लग्नेश स्वयं दूसरे घर में बैठे हैं। अब बात करते हैं विद्या की। तो विद्या घर का जो मालिक हैं, विद्या के लिए कौन सा स्थान कहा गया है स्टडी के लिए? 5वां घर। तो 5वें घर में कौन विराजमान है आपके? शनि, कुंभ राशि में। तो इसका अर्थ यह हुआ कि विद्या से जुड़े हुए जो भी जातक हैं, जो भी बच्चे हैं स्कूल कॉलेज में या डिप्लोमा जो भी कर रहे हैं, उनको निश्चित रूप में इस वर्ष लाभ होने जा रहा है। 100% लाभ होने जा रहा है। अगर कहीं विशेष कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन होगा, बाहर जाना चाहते हैं तो बाहर जा पाएंगे। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं उनको लाभ होगा, क्योंकि 5वां घर शेयर मार्केट से भी है। अब बात यह आती है कि क्योंकि शनि बिना मेहनत, बिना परिश्रम के नहीं देते हैं और एक ईमानदार, न्यायप्रिय ग्रह कहे गए हैं, और इसके साथ साथ विशेष रूप से वो जो कारक ग्रह हैं वो दुख के भी कारक ग्रह हैं। अगर आपने इन चीजों पे अमल नहीं किया, यानी कि ईमानदारी नहीं रखी, परिश्रम नहीं किया, न्याय का साथ नहीं दिया, तो यही आपको दुख के अंधकार में भी धकेल सकते हैं। विशेष रूप से शनि वहां शुभ है तो आपको सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं नौकरी और व्यापार की। तो 7वां घर जैसे नौकरी के लिए कहा गया है, तो 7वें स्थान पे 7th हाउस में आपकी कुंडली में तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए गुरु विराजमान है। गुरु तुला लग्न के लिए शुभ नहीं कहे गए और गुरु अकेले विराजमान है। तो नौकरी और व्यापार, विशेष रूप से व्यापार से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं उनको अपने व्यापार पे विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, अन्यथा व्यापार में किसी भी प्रकार का घाटा आ सकता है, व्यापार में किसी भी प्रकार का नुकसान हो सकता है।
व्यापार में कोई ना कोई धोखा हो सकता है, कोर्ट कचहरी हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं पार्टनरशिप में अगर है, क्योंकि गुरु वहां पर विराजमान है। अब रही बात नौकरी की, तो नौकरी के क्षेत्र से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, जो जातक हैं, वो हाउस है 10th, तो 10th हाउस के जो लॉर्ड बने हुए हैं, वहां जो राशि है कर्क, कर्क राशि के जो लॉर्ड प्लेनेट है वो है चंद्रमा। और चंद्रमा कहां बैठे हैं? 11वें घर में। 11वां घर किस चीज का है? इनकम का। इसका मतलब जो नौकरी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनको प्रमोशन हो सकती है, बशर्ते कि वो अपने काम को ईमानदारी से करें। इनकम के साधन बन सकते हैं, नए साधन प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा इनकम की जगह पे है। यात्राएं कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा पानी के कारक हैं। तो जैसे पानी चलायमान रहता है वैसे आपको भी चलायमान रहना है, तभी आपको ये सब लाभ होंगे। अब बात करते हैं आपके भाग्य की। तो भाग्य के मालिक जो हैं आपकी कुंडली के अंदर वो बुध हैं, और बुध भाग्य के मालिक होकर कहां बैठे हैं? आपकी कुंडली में 2nd हाउस में। तो इसका अर्थ ये हुआ भाग्य के द्वारा, किस्मत के द्वारा आपको धन की प्राप्ति का योग बनता है, क्योंकि भाग्य के मालिक आपके बुध हैं, जो कि लग्नेश के साथ विराजमान है। लग्नेश के साथ बैठना, वो भी मित्रवत बैठना है, तो निश्चित रूप से आपको सफलताएं मिलेंगी, धन की प्राप्ति होगी, परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, परिवार में कोई ना कोई मांगलिक कार्य होगा, या किसी शादी ब्याह को अटेंड करने आप जाएंगे, या परिवार में कोई ना कोई शादी ब्याह होगा, क्योंकि बुध और शुक्र दोनों ही क्या कहे गए हैं, तो कोई खुशी का माहौल होगा। अब बात करते हैं आपके उपाय की। आपको उपाय क्या करना चाहिए? तुला लग्न और तुला राशि वालों को विशेष रूप से उपाय करना चाहिए। अगर हो सके तो प्रतिदिन की दिनचर्या में भगवान शिव के मंदिर में जाके जल के अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध मिला के और उसमें हल्दी मिला के अगर भगवान शिव को अर्पण करना शुरू करें तो निश्चित रूप से ये वर्ष आपके लिए मंगलमय रहेगा। वृश्चिक राशि का 2024 का वर्ष कैसा रहेगा? सबसे पहले स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र और बुध दोनों ही लग्न में विराजमान है। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के लिए ये दोनों ही ग्रह वृश्चिक लगन के लिए अशुभ कहे गए हैं, क्योंकि शुक्र उनके 7वें और 12वें घर के मालिक बनते हैं, बुध उनके 8वें और 11वें घर के मालिक बनते हैं। ये सभी घर अशुभ कहे गए हैं वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के लिए। तो विशेष रूप से आपको अपने स्वास्थ्य पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, अन्यथा वर्ष पर्यंत तक स्वास्थ्य आपका कहीं ना कहीं गड़बड़ रह सकता है। उसका कारण है कि 7वां घर और 12वां घर मारक कहा गया है, 8वां घर मारक कहा गया है, और अगर ये मारक हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, अपने मान सम्मान पर ध्यान देना है और अपने उन्नति पर ध्यान देना है। अगर उन्नति नहीं हो रही तो उसके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने की आवश्यकता है। किसी के लड़ाई झगड़े में टांग अड़ाने की आवश्यकता नहीं है, उससे बच के चलना है, चाहे वो आपके कितना भी सगा हो, कितना भी मित्र हो, नहीं तो अपमानित होना पड़ सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। और अब बात कर लेते हैं धन की। तो धन के स्थान पे बैठे हैं सूर्य और मंगल। वृश्चिक लगन के लिए सूर्य और मंगल दोनों ही शुभ हैं, क्योंकि मंगल तो अपने आप में लग्नेश हो गए, लगन के मालिकों के धन स्थान में चले गए हैं, परंतु मंगल सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो गए, बलहीन हो गए। इसका अर्थ यह हुआ कि आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी धन अर्जित करने के लिए, अन्यथा जो बैंक बैलेंस होगा वो धीरे 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 कम होता जाएगा। चाहे वो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको पैसा लगाना पड़ जाए डॉक्टरों पे, जिस वजह से आपका धन कम हो जाए, या व्यापार नहीं चल रहा उस पे आपको पैसा अधिक लगाना पड़ जाए, और अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, क्योंकि सूर्य शक्तिशाली प्लेनेट है। तो अपनी वाणी पर संयम रखते हुए चलें, अन्यथा वाणी के द्वारा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं आपके व्यापार की। तो व्यापार का घर होता है 7वां, 7th हाउस। 7th हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र, जो कि लगन पर ही विराजमान है। लग्नेश व्यापार के स्थान को देख रहे हैं, इसका मतलब व्यापार के रास्ते तो निश्चित रूप से खुलने वाले हैं, परंतु व्यापार में पैसा लगाना है या नहीं लगाना, उस डील को साइन करना है या नहीं करना, यह आपकी बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि बुद्धि का प्रयोग इसलिए अधिक करना है कि आपके शुक्र जो है वो शुभ नहीं है, शुभ दृष्टि व्यापार के स्थान पे, इसका मतलब ऑर्डर जरूर मिलेंगे, व्यापार में उन्नति के अवसर निश्चित रूप से प्राप्त होंगे, पति पत्नी के संबंधों में प्रेम बढ़ेगा, पार्टनरशिप में नए आयाम स्थापित होंगे, बशर्ते कि आप अपने ज्ञान और बुद्धि का सदुपयोग करें। अब बात कर लेते हैं जो बच्चे, जो जातक इस समय पढ़ रहे हैं, स्कूल कॉलेज में हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, तो 5वां घर स्कूल कॉलेज के लिए कहा गया है, विद्या के क्षेत्र के लिए कहा गया है। तो 5वें घर पर विराजमान है राहु। तो जब राहु
5वें घर पे विराजमान होंगे तो आपको अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी प्लानिंग तो करें, परंतु ये सोचें कि क्या वो हम उसको कर पाएंगे, उसका कोई बेस है या नहीं है। आधारहीन बातों से बचें, यूजलेस बातों से बचें, ऐसे लोगों से बचें जो आपको आधारहीन बातें बताएं, क्योंकि राहु ज्ञान के क्षेत्र में बैठे हैं, बुद्धि के क्षेत्र में बैठे हैं, विद्या के क्षेत्र में बैठे हैं। तो विद्या, बुद्धि और ज्ञान पे बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो राहु आपको भ्रमित कर देंगे, आपको कहीं ना कहीं उलझा देंगे, संकटों में डाल देंगे। अब बात कर लेते हैं आपकी नौकरी की। तो नौकरी का घर कौन सा कहा गया है? 10वां कहा गया है। तो 10वें घर में चंद्रमा विराजमान है, तो चंद्रमा आपको चलायमान करके रखेंगे, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं, जल के कारक है। तो मन जैसे एक जगह नहीं टिकता, ऐसे ही आपका पैर भी नहीं टिकेंगे, नौकरी भी नहीं टिकेगी। आपको बने रहना है, मन में इस तरह के विचार उत्पन्न ना हो कि मुझे ये नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी कर लूं, वहां मेरी उन्नति हो जाएगी, उन्नति के रास्ते खुल जाएंगे। मन आपका भटकेगा, मन आपका चंचल रहेगा, चलायमान रहेगा। तो आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी उन्नति के रास्ते नहीं खुलने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके लग्न में शुक्र और बुध बैठे हुए हैं, तो आप जहां हैं, जैसे हैं, वहीं सेटिस्फाइड रहें, जो मिल रहा है उसमें ही सेटिस्फाइड रहें। अन्यथा आपके हाथ से कहीं आया हुआ धन, आई हुई नौकरी, वो भी ना चली जाए। इस बात का आपको वृश्चिक लग्न वालों को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों को। अब बात करते हैं आपके भाग्य की। तो भाग्य के मालिक हो के चंद्रमा 10वें घर में है, तो भाग्य का मालिक होना चंद्रमा का शुभ है, यानी कि भाग्य का सहारा तो आपको मिल जाएगा। तो भाग्य के सहारे और अपनी मेहनत के सहारे, अपने परिश्रम से, अपनी ईमानदारी से लगे रहें अपने कर्म क्षेत्र में, अपने करियर में, तो निश्चित रूप से आपकी सफलता कदम चूमेगी। भटकने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो चंद्रमा आपको भटका देगा। चंद्रमा आपको कहीं ना कहीं ऐसे संकटों में डाल देगा कि आपको ये लगेगा ये छोड़ के मैं ये कर लूं, ये छोड़ के मैं ये कर लूं, ये नौकरी की बजाय ये कर लूं, या मेरी प्रमोशन रुकी हुई है तो दूसरी जगह मेरे को बेनिफिट हो जाए। हो सकता है दूसरी जगह से आपको अच्छा ऑफर आ जाए, वहां अच्छे बेनिफिट आपको दिखने को मिल जाए, परंतु अंदर की बात तो आपको वहीं जाके पता लगेगी। अब बात करते हैं उपाय की। अभी उपाय आपको क्या करना है? उपाय आपको करना है कि प्रतिदिन की दिनचर्या में हनुमान जी के मंदिर में जाके, हनुमान जी के कदमों में माथा टेक के, चरणों में माथा टेक के, जो सिंदूर होता है उसका तिलक लगाना आरंभ करें, तो निश्चित रूप से कष्टों से बच सकते हैं। अब बात करते हैं धनु राशि की। 2024 वर्ष कैसा रहेगा? सबसे पहले स्वास्थ्य की। तो लग्न में ही सूर्य और मंगल विराजमान है। जब लग्न पर ही सूर्य और मंगल विराजमान है, जो कि आपकी कुंडली के हिसाब से, धनु लग्न और धनु राशि के हिसाब से, सूर्य आपके भाग्य के घर के मालिक होकर बैठे हैं, मंगल आपके 12वें घर के और 5वें घर के मालिक होने के बैठे हैं। ये एक शुभ संकेत है, पॉजिटिविटी है समझो। अगर आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो राजनीति में सफलता मिलेगी, कोई उच्च पद की प्राप्ति होने का योग है, मान सम्मान बढ़ने का योग है, प्रतिष्ठा मिलने का योग है। बस मंगल जो आस्थीन है, बलहीन है, यानी कि भाग्य, आपको अपने आप पर विश्वास रखते हुए उस कार्य में डट कर रहना है, तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और आपको राजनीति में या जिस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं उसमें आपको सफलता भी निश्चित रूप से मिलेगी, यानी कि आपका मान सम्मान बढ़ जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपकी धन की। जो धन के स्वामी हैं आपकी कुंडली में, वो शनि बनते हैं। और शनि कहाँ विराजमान है? आपके तीसरे घर में बैठे हुए हैं। तीसरा घर किस चीज का है? हमारी पराक्रम शक्ति का है, हमारी यात्राओं का है, हमारे कम्युनिकेशन का है। तो कम्युनिकेशन के माध्यम से, यात्रा के माध्यम से और अपने कॉन्फिडेंस, अपनी पराक्रम शक्ति के माध्यम से आप धन अर्जित करने में सफल हो पाएंगे। आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, धन के रास्ते आपके खुलेंगे, धन की वृद्धि आपकी होगी। और किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा में विशेष रूप से लाभ होगा। अब बात कर लेते हैं जो विद्या से जुड़े हुए जातक हैं। तो 5वां घर विद्या का कहा गया है। 5वें घर पे गुरु विराजमान है। गुरु विद्या के कारक हैं, ज्ञान के कारक है, परंतु यहाँ गुरु अकेले बैठे हुए हैं और वो भी आपकी कुंडली में लग्न के मालिक होके, लग्न का मालिक 5वें घर में चला जाए तो ये पॉजिटिव साइन है। इसका अर्थ ये हुआ कि आने वाले दिनों में, इस पूरे वर्ष यानी कि 2024 में, आप जिस किसी भी विद्या के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं या शेयर मार्केट से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको सफलता मिलेगी, बशर्ते कि आपने ज्ञान का पूर्ण रूप से ध्यान देना है, बुद्धि का पूर्ण रूप से प्रयोग करना है, सदुपयोग करना है। गुरु सदुपयोग क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि गुरु वहां अकेले बैठे हैं। कहीं ऐसा ना हो अभिमान इतना आ जाए, ज्ञान इतना अधिक हो जाए, उस ज्ञान में की अधिकता में खो जाने की वजह से आप कोई गलत स्टेप उठा लें। तो आपने बैलेंस करते हुए
विद्या के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अब बात कर लेते हैं आपके व्यापार की, धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए। तो आपके 7वें घर के मालिक हैं बुध, और वो बैठे हुए हैं आपके 12वें घर में। बुध आपके 10वें घर के भी मालिक हैं, यानी कि नौकरी के भी घर के मालिक हैं। तो जो लोग व्यापार से के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं उनको व्यापार में अधिक पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 12वां घर खर्चे का कहा गया, 12वां घर नुकसान का कहा गया है। तो आपको बिजनेस में पैसा लगाने की इस वर्ष आवश्यकता नहीं है। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, उसी में सेटिस्फाइड रहें। नौकरी जैसी चल रही है, जो चल रही है, उसी में सेटिस्फाइड रहें, अन्यथा आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। व्यापार में आपको नुकसान हो सकता है। अगर आपकी नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, भगवान की कृपा होगी, आपकी ईमानदारी होगी, मेहनत होगी, निश्चित रूप से आपकी प्रमोशन होगी। अन्यथा 10वें घर के मालिक 12वें घर में चले गए हैं तो आपको इस वर्ष प्रमोशन होने में मुश्किलें आ सकती हैं। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो भगवान की कृपा से, भगवान की प्रार्थना से अपने ऊपर विश्वास रखते हुए चलें, प्रमोशन अपने आप हो जाएगी, व्यापार अपने आप बढ़ जाएगा। अपने आप को ज्ञानवान समझ के अगर कुछ किया, अपने आप को अहम ला के अगर कुछ किया तो आपको लाभ होने वाला नहीं है। अब बात कर लेते हैं आपके भाग्य की। तो भाग्य के स्थान पर बैठे हुए चंद्रमा, और चंद्रमा कहाँ के मालिक हैं? आपके 8वें घर के मालिक हैं। तो 8वां घर क्या है? अष्टमेश जो है वो मृत्यु कारक है। 8वां घर निश्चित रूप से कष्टकारी है, पाताल है, अंधा कुआ है। तो 8वें घर का मालिक चंद्रमा अगर भाग्य स्थान में चला गया तो भाग्य में कमजोरी है, भाग्य का भी साथ नहीं है, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। इसलिए आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, भाग्य के सहारे बैठने की आवश्यकता नहीं है। अपनी मेहनत करें, जितनी मेहनत करेंगे, स्वयं की मेहनत करेंगे, जितना ज्ञान लगाएंगे, जितना सद्बुद्धि से चलेंगे, उतने आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य के सहारे रहेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं आपके उपाय की, धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए। तो आपका उपाय बनता है कि क्योंकि शुक्र और बुध आपके 12वें घर में बैठे हैं, तो माँ दुर्गा के मंदिर में जाएं, माँ दुर्गा की उपासना करें, माँ दुर्गा के मंदिर में जाके देसी घी का दीपक जलाएं, या अपने घर में ही माँ दुर्गा की तस्वीर के आगे देसी घी का दीपक जलाएं। और कोई भी मंत्र माँ दुर्गा का अगर आता है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, इस मंत्र का जप करें, एक माला करें 108 दानों, तो जितने भी कष्टकारी ग्रह हैं उन सब से बचा जा सकेगा। अब बात कर लेते हैं राशि मकर, 2024 का वर्ष कैसा रहने वाला है। मकर लगन और मकर राशि का स्वास्थ्य कैसा रहेगा? मकर लगन के स्वामी है शनि। शनि कहां बैठे? 2nd हाउस में, कुंभ राशि में। तो स्वास्थ्य विशेष रूप से ठीक ठीक रहने वाला है, स्वास्थ्य की चिंता नहीं करें। मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उन्नति होगी, धन के अवसर प्राप्त होंगे, क्योंकि लगन का मालिक ही धन के स्थान पर बैठा है, और शनि जिस घर बैठते हैं उस घर की वृद्धि करते हैं। परिवार के स्थान पर बैठे हैं तो परिवार में उन्नति होगी, परिवार में वृद्धि होगी, कुटुंब कोई संतान उत्पन्न हो सकती है, अपने भी उत्पन्न हो सकती है या अपने परिवार में भी उत्पन्न हो सकती है, यानी कि परिवार बढ़ेगा, कुटुंब बढ़ेगा। इसी प्रकार से क्योंकि वो धन का भी है, वाणी का भी है, तो वाणी के द्वारा धन अर्जित कर सकते हो, क्योंकि शनि वृद्धि के कारक है। अब बात कर लेते हैं आपके विद्या के क्षेत्र की। तो विद्या का क्षेत्र क्या है आपका? 5th हाउस। तो 5th हाउस के जो स्वामी हैं वो है शुक्र, और शुक्र बैठे हुए आपके 11वें घर में, यानी कि 11th हाउस में। तो 11th हाउस किस चीज का है? हमारी इनकम का है। तो विद्या के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा आप विद्या के क्षेत्र में उत्तीर्ण होंगे, विद्या के क्षेत्र में सफलता पाएंगे, विद्या के क्षेत्र में मनोकामना पूर्ण होगी। और 5वां घर क्योंकि हमारे शेयर मार्केट का भी है, तो जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी सफलता होगी, उनकी भी उन्नति होगी, उनके भी इनकम के द्वार खुलेंगे। अब बात आपके व्यापार की। व्यापार के घर के मालिक बने हुए चंद्रमा, और वो बैठे हैं 8वें घर में। तो आप अगर व्यापार में पैसा लगाने जा रहे हैं या नया व्यापार करने जा रहे हैं तो उसके लगाने की और नया व्यापार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड अगर 8वें घर में चला गया है तो व्यापार में लगाया गया पैसा या नया व्यापार जब शुरू करोगे तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। 2024 में ही शुरू करोगे और 2024 समाप्त होते होते वो बंद भी हो जाएगा, क्योंकि 8वां घर मृत्यु कारक है, 8वां घर पाताल है, 8वां घर अंधा कुआ है। तो 8वें घर में बैठा हुआ कोई भी ग्रह अपना शुभ फल प्रदान नहीं कर पाता। जल से बच के रहना है। अगर जल के स्थान पर कहीं जा रहे हो घूमने फिरने तो आपको जल से बचने की आवश्यकता है इस वर्ष, क्योंकि चंद्रमा आपके विराजमान है। 7वां घर पति पत्नी का भी है, पार्टनरशिप का भी है, तो पार्टनरशिप में धोखाधड़ी हो सकती है,
कोई पार्टनरशिप करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार पति पत्नी के संबंधों में दरार उत्पन्न हो सकती है, तो पति पत्नी के संबंधों में जो दरार उत्पन्न ना हो उसके लिए आपस में कंप्रोमाइज करके चलें। और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ और विवाह करने जा रहे हैं और अपनी इच्छा से विवाह करना जा रहे हैं या प्रेम संबंध चल रहा है तो उसमें भी दरार आ सकती है। इसलिए एक दूसरे की कमियों को दूर करने की कोशिश करें, एक दूसरे की कमियों को इग्नोर करने की कोशिश करें, अन्यथा तो शक उत्पन्न होगा और उस शक के माध्यम से वो दरार आ जाएगी, अलग अलग होने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अब बात कर लेते हैं आपके नौकरी की। तो नौकरी के जो मालिक हैं वो हैं सात, जो वहां राशि है तुला, और तुला राशि के जो स्वामी हैं वो होते हैं शुक्र, और शुक्र बैठे हुए हैं आपके इनकम की जगह 11वें घर में। 11वां घर होता है हमारी इनकम का, तो इनकम की जगह पर यानी कि 11वें घर में जो भी ग्रह बैठ जाता है वो शुभ फल प्रदान कर रहा होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो आपको प्रमोशन होने का योग बन सकता है, नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, पिता के द्वारा लाभ हो सकता है, पिता की प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, पिता के माध्यम से कोई ना कोई लाभ हो सकता है, बॉस से लाभ हो सकता है, बॉस आपकी प्रमोशन होने में बेनिफिट दे सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉस से बना के रखें और पिता से बना के रखें। अब बात कर लेते हैं आपके भाग्य की। भाग्य स्थान में आपके केतु विराजमान है। जब भाग्य के स्थान में केतु विराजमान है तो भाग्य के सहारा में दिक्कत आएगी। धार्मिक यात्रा पे जाएं केतु से बचने के लिए। केतु का जो कष्टकारी समय है, जो नकारात्मक स्थिति है केतु की भाग्य स्थान में बैठने की वजह से, उससे बचने के लिए धार्मिक यात्रा करें। यानी अगर धार्मिक यात्रा पे नहीं जा पा रहे तो किसी भी मंदिर में जाएं, मंदिर में जाके प्रतिदिन की दिनचर्या में माथा टेकें। और अगर केतु वहां विराजमान है तो वैसे तो कहा गया है गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, परंतु राहु केतु और शनि ये भगवान शिव के गण हैं, भगवान शिव की उपासना की जाए तो अपना बुरा फल नहीं देते हैं। अब बात कर लेते हैं राशि कुंभ की। कुंभ राशि का 2024 वर्ष कैसा जाने वाला है, और सबसे पहले बात करते हैं हमारे स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से, क्योंकि कुंभ लग्न है और कुंभ ही राशि है जिन लोगों की, वो इसको देखें। और शनि लगन पर ही विराजमान है, अगर शनि लगन पर विराजमान है यानी कि लग्नेश ही खुद स्वयं विराजमान है तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है, मान सम्मान मिलने वाला है, प्रोत्साहन बहुत मिलेगा, हो सकता है कोई इनाम राशि भी मिल जाए, हो सकता है कोई मेडल भी मिल जाए अगर आप किसी लाइन में, तो हो सकता है कोई अवार्ड भी मिल जाए, क्योंकि ये समय आपका यश प्राप्ति का है, प्रतिष्ठा बढ़ने का है, स्टेटस बनने का है। और लग्नेश लगन पर ही विराजमान है तो ये सब चीजें आपको प्राप्त होंगी। बात कर लेते हैं धन की। तो धन के स्थान पर राहु विराजमान है, तो अपने धन का ध्यान रखना है, अपनी वाणी का ध्यान रखना है। वाणी के माध्यम से धन खराब ना हो जाए, या धन खराब होने से वाणी खराब मत कर लेना। धन नुकसान हुआ और किसी को गाली गलौज करने लगे उस गुस्से में, तो समझो आपका परिवार भी खराब हो गया। अगर किसी से पैसा लेना है तो अभी पैसे आने का योग नहीं है, कोई बात नहीं, उसको टालें, ये वर्ष इंतजार करें, अपने आप देते तो ठीक है, कहते रहें, परंतु एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। अपनी वाणी से कटु शब्द कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राहु आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं, नहीं तो वाणी के द्वारा आपके शत्रु उत्पन्न हो जाएंगे, आपका दिया गया पैसा भी बेकार हो जाएगा, शुभ कार्य भी सब खराब हो जाएगा। तो वाणी पर संयम रखें। अब बात कर लेते हैं आपके विद्या की। तो विद्या के जो स्वामी है आपकी कुंडली में, यानी कि 5वें घर के मालिक, कुंभ लगन और कुंभ राशि वालों के लिए वो बुध महाराज बनते हैं। मिथुन राशि है तो बुध बैठे हुए हैं आपके 10वें घर में। तो 10वें घर में बुध का बैठना खराब नहीं है, परंतु 5वें घर से 10वें घर में जब बैठ जाते हैं तो वो छठा घर होता है। तो छठा घर रोग, कर्जा और शत्रु उत्पन्न करता है। तो आपको ध्यान रखना है, अपनी विद्या में विशेष रूप से मेहनत करनी है, अत्यधिक मेहनत करनी है, क्योंकि छठे घर में गया हुआ ग्रह, वो भी सौम्य ग्रह, शुभ फल नहीं देता है। अगर आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो भी आपको ध्यान रखना है, आप किसी कंपटीशन में बैठे जा रहे हैं तो भी आपको ध्यान देना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी बुद्धि का अत्यधिक प्रयोग करके, अपने ऊपर अभिमान करके और सही चीज को भी गलत कर दो, इस बात का आपको ध्यान देना है। शेयर मार्केट से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, क्योंकि 5वां घर शेयर मार्केट का भी है, जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनको भी शेयर मार्केट में पैसा लगाने से बचना है, अन्यथा नुकसान होगा। अब बात कर लेते हैं आपके व्यापार की। तो व्यापार के क्षेत्र में बैठे हुए चंद्रमा, जो कि आपके छठे घर के मालिक हैं। तो कुंडली का छठा घर क्या होता है? लग्न से जो छठा घर होता है रोग, कर्जा और शत्रु होता है। तो रोग बढ़ सकता है, कर्जा बढ़ सकता है, शत्रु बढ़ सकते हैं। तो व्यापार में पैसा बहुत सोच समझ के लगाएं। व्यापार में जो व्यापार चल रहा है, जैसा चल रहा है उसको चलने दे, अन्यथा नुकसान होगा। पत्नी का
या पति का विशेष रूप से ध्यान रखें, अपनी नीयत को साफ रखें, पराई स्त्री या पराये पुरुष पर नजर ना रखें, अन्यथा नुकसान होगा, क्योंकि चंद्रमा 7वें घर में बैठ के हमारी नीयत को खराब कर देते हैं। और 7वां घर क्योंकि स्त्री का है, तो स्त्री की तरफ अपनी निगाहें गलत मत करना। पुरुष शब्द मैंने इसलिए कहा, जो स्त्रियां हैं कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, तो उनके लिए भी 7वां घर वही है, तो उनको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। लड़का हो, लड़की हो, पुरुष हो, स्त्री हो, बुजुर्ग हो, तो 7वें घर से आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं आपके नौकरी की। तो नौकरी के क्षेत्र में कौन बैठे हैं? शुक्र और बुध। कुंभ लगन के लिए शुक्र का बैठना तो सबसे ज्यादा फलदायी होता है, क्योंकि वो भाग्य के मालिक हैं और 4th हाउस के लॉर्ड हैं, यानी कि योग कारक ग्रह हैं और केंद्र में ही बैठे हैं। तो इसका मतलब उन्नति तो अवश्य होगी, भाग्य के साथ तो अवश्य मिलेगा, बशर्ते यानी कि नौकरी अगर करने जा रहे हैं, नौकरी अगर ढूंढने जा रहे हैं, तो वो क्वालिफिकेशन तो चाहिए जो नौकरी आप ढूंढने जा रहे हैं, वो एक्सपीरियंस तो चाहिए। अगर वो क्वालिफिकेशन नहीं है, वो एक्सपीरियंस नहीं है, तो नौकरी नहीं मिल सकती। अदरवाइज आपके पास क्वालिफिकेशन भी है और आपके पास एक्सपीरियंस भी है, तो निश्चित रूप से आपको वो नौकरी मिलेगी या प्रमोशन होगी, दोनों ही बातें। भाग्य के भी मालिक हैं, तो भाग्य की भी बात हो गई। भाग्य के मालिक अगर कर्म क्षेत्र में चले गए 10वें घर में, तो भाग्य का भी साथ मिलेगा। अब उपाय क्या करना है? उपाय है दूध से भगवान शिव को स्नान कराएं। देसी गौ माता के कच्चे दूध से स्नान करना शुरू कर दें। बेशक एक ही चम्मच मिल जाए, आधा ही चम्मच मिल जाए, तो एक मग में पानी लेके उसको भर के उसमें 1 चम्मच दूध मिला के उससे नहा लो, चंद्रमा के जो दूषित फल हैं उनसे बचने के लिए। बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि या मीन लगन वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा? सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। मीन राशि या मीन लगन में ही राहु विराजमान है, तो जब राहु ही विराजमान हो गए तो आपको बचने की आवश्यकता है। किससे? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। मान सम्मान नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, भगवान की कृपा मानो, भगवान के चरणों में ध्यान दो, अपने आप मान सम्मान मिल जाएगा। क्योंकि राहु लगन में बैठ के हर प्रकार से अशांत करेंगे, हर प्रकार से आपकी बुद्धि को भ्रमित करेंगे, हर प्रकार से आपकी चिंताओं को डालेंगे, अंधेरे में रखेंगे। कान के कच्चे बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी ने कान भर दिए और आप उसकी बातों में आ गए तो आपकी मान सम्मान पर बात आ जाएगी, आपकी इज्जत पर बात आ जाएगी। तो राहु के इस बुरे चीजों से बचने के लिए अपने आप को स्ट्रोंग रखो, अपने लंगोट पे काबू रखो और कान का कच्चा बिल्कुल मत बनो। जब तक अपनी आंख और कान से सुन नहीं लेते अपने बारे में किसी के द्वारा कही हुई कोई बुरी बात, तब तक विश्वास मत करो। अब बात कर लेते हैं आपके धन की। तो धन के क्षेत्र में बैठे हुए हैं गुरु महाराज। गुरु वैसे तो आपकी कुंडली के लग्नेश है, लग्नेश जिस किसी भी घर में बैठ जाए वो शुभ फलदायी हो जाते हैं, अष्टम स्थान को छोड़ के, छठे स्थान को छोड़ के। परंतु अकेले गुरु किसी ना किसी चीज की हानि कर देते हैं। तो हानि क्या करते हैं? अभी वाणी का घर है, वाणी के द्वारा अपने धन का नुकसान मत कर लेना, अभिमान के द्वारा अपने धन का नुकसान मत कर लेना, भ्रमित होकर धन का नुकसान मत कर लेना, अन्यथा गुरु का 2nd हाउस में बैठना अशुभ नहीं होता, लग्नेश का। अब बात कर लेते हैं आपके 5वें घर की। तो 5वां घर हमारी विद्या, बुद्धि और संतान का है, तो विद्या की बात करते हैं। तो 5वें घर के मालिक बैठे हुए आपके 6ठे घर में। छठा घर किस चीज का? रोग, कर्जा और शत्रु और कंपटीशन का। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो जातक किसी कंपटीशन में है, जो किसी भी क्लास में है या कॉलेज में है या कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, कोई डिग्री होल्डर हैं या डिग्री लेने जा रहे हैं, तो आप अधिक मेहनत करें। या कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं तो किसी की बातों में आने की आवश्यकता नहीं है, किसी की बातों में आने से आपका नुकसान होगा, यानी कि शत्रु आपको परास्त करने की कोशिश करेंगे। तो आप जो कर रहे हैं, जिस किसी भी लाइन में है, उसमें एकाग्र चित्त मन से उस लाइन पे ही लगे रहो, अपने टारगेट से भटकने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा ये वर्ष आपको भटका देगा पढ़ाई के क्षेत्र में। अब बात कर लेते हैं आपकी व्यापार की। तो व्यापार है 7वां घर, 7th हाउस। 7th हाउस के जो लॉर्ड प्लेनेट हैं वो हैं बुध और वहां केतु विराजमान है। तो व्यापार में पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है, किसी की बातों में आने की आवश्यकता नहीं है, पार्टनरशिप करने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा आपको नुकसान होगा। पति पत्नी के संबंधों में किसी भी प्रकार की कोई दरार उत्पन्न ना हो, कोई शक उत्पन्न ना हो, उस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं और वो विवाह करना चाहते हैं, विवाह करने का समय है और प्रेम संबंध जिनका चल रहा है, तो किसी भी तरह की उनमें भी दरार उत्पन्न ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी है। अगर आपकी स्वयं की गलती है तो गलती को मानो, सामने वाले की गलती है तो उसको इग्नोर करने की कोशिश करो, नहीं तो ये दरार इतनी बढ़ जाएगी, अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो आप चाहते हैं कि अलगाव ना हो,
तो इग्नोर करने की कोशिश करो और अपनी गलती को मानो कि हाँ, ये मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ करें, क्षमा करें। अब बात कर लेते हैं आपके नौकरी की। तो नौकरी के क्षेत्र में बैठे हैं सूर्य और मंगल। 10वें घर में सूर्य तो शुभ कहे गए हैं, अच्छे कहे गए हैं, तो इसका मतलब आपको प्रमोशन होगी। जो लोग नौकरी में हैं, जिन लोगों की नौकरी नहीं लगी है उनको नौकरी लग जाएगी। बस बॉस से बना के रखें, क्योंकि 10वां घर भी बॉस का है और सूर्य भी बॉस के कारक है। सूर्य क्योंकि सभी ग्रहों के राजा प्लेनेट है, तो हमारे लिए राजा कौन है? हमारा बॉस। तो बॉस से बना के रखो, निश्चित रूप से प्रमोशन हो जाएगी। और पिता की सेवा अधिक से अधिक करो, यही आपके लिए उपाय भी है। अगर नौकरी में सफलता चाहते हो, नौकरी में प्रमोशन चाहते हो और चाहते हो कि जिन लोगों की नौकरी नहीं लगी नौकरी लग जाए, तो पिता का मान सम्मान करो, बुजुर्गों का आदर सत्कार करो, क्योंकि 10वां घर पिता का भी है। पिता के चरण स्पर्श करके इंटरव्यू देने जाओ, माता पिता दोनों के, विशेष रूप से पिता के जरूर करने हैं, क्योंकि हमें नौकरी की तलाश है। अब बात कर लेते हैं भाग्य की। तो भाग्य के मालिक जो हैं वो है मंगल, जो कि अस्त होकर सूर्य के साथ 10वें घर पे ही बैठे हैं। परंतु भाग्य के स्थान में शुक्र और बुध दोनों एक साथ बैठे हैं। शुक्र वहां शुभ नहीं है, तो भाग्य का सहारा थोड़ा देर से मिलेगा, यानी कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जितना आप पेशेंस रखोगे उतनी सफलता आपको मिल सकती है। जल्दबाजी में किए गए कार्य, जो सही कार्य हैं, वो भी गलत हो जाएंगे। तो उपाय क्या है आपके लिए? उपाय है पिता की सेवा करें, पिता का आदर सम्मान करें, पिता की आयु के जो भी व्यक्ति हैं उनका आदर सम्मान करें, बॉस से बना के रखें, घर से निकलते समय पिता के चरण स्पर्श कर के ही निकलें। यह है मीन राशि वालों का, मीन लग्न वालों का 2024 का वर्ष। इसी प्रकार की वीडियो आपको अगर पसंद आती है या ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियो आप देखना, तो चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे कि जब भी हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए।